गुड मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या। एक बार फिर हम आपके लिए हाजिर हैं नई सुबह के साथ और नए मेहमानों के साथ। मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं ज़ीशान अजहर। चलते हैं उनकी तरफ, फिर हम आपसे हमारे मेहमानों का इंट्रो करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की तरफ से प्यार भरा सलाम। सुबह की सुबह जब किरणें बिखेरता है सूरज, तो ज़िंदगी में हर सिमत एक हलचल मच जाती है कि ज़िंदगी शुरू हो गई है। यानी एक तारीख रात के बाद एक उजला सवेरा है और उजले सवेरे के बाद ज़िंदगी की तरफ गामज़न होना उस ज़िंदगी का असल मकसद है। ज़िंदगी का असल मकसद ये होता है कि ज़िंदगी में जब आप सुबह उठते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। ज़िंदगी में जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, सोचते सोचते जब आप घर से निकलते तो अल्लाह ताला आपके लिए हामी नासिर होता है। और कहते हैं कि जब आप घर से खुदाफिज करके निकलते हैं, दुरूद पाक पढ़ के निकलते हैं, दुआए सफ़र पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखता है। और एक चीज़ और कि ज़िंदगी का आगाज़ हो, सुबह का आगाज़ हो, प्रोग्राम का आगाज़ हो, एक अच्छी सी बात के साथ होना चाहिए। और इसी के साथ हम अच्छी सी बात पहले तो ये करेंगे कि अनम को अस्सलाम वालेकुम करेंगे, और इसी के साथ ये कहते हैं कि जो भी लोग समात कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनको भी सलाम। जो लोग देख सकते हैं उनको भी सलाम। और वो लोग जो कि बैरून मुल्क अपने मुल्क का एहसास करते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, उन तमाम लोगों को हम वार्म वेलकम करते हैं कि प्रोग्राम सचता ही आपके लिए है। कि ज़िंदगी में जब आप अपनों से दूर होते हैं, अपने फ्लेवर से दूर होते हैं, यानी पाकिस्तान से दूर हैं, तो आप चीज़ों को मिस करते हैं। इसी के साथ बेहतरीन कुंजी ज़िंदगी की है इखलाक। कहते हैं कि इखलाक एक दुकान है। हज़रत अली का कौल है कि इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की। तो आपकी जो ज़ुबान है, इसको 32 दांतों के पीछे इसलिए रखा गया है कि अगर इसके आगे ये जेल टाइप चीज़ नहीं होती, यानी बार्स नहीं लगाए जाते, तो शायद ये कभी चुप ना होती। तो अल्लाह ताला ने उसको 32 दांतों के पीछे रखा है। अब आपका ये हुनर है कि आप ज़ुबान को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिठास घोल कर दिलों में घर करते हैं, या करख्त अल्फाज बोलकर, बुरे अल्फाज बोलकर लोगों को अपना दुश्मन करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आपको किसी को मोहब्बत से अपना बनाना है तो बेहतरीन तरीका ये होता है ना कि हम मोहब्बत से बात करें। और इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी सी बात के बाद। अच्छे से गेस्ट को हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले अनम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले गेस्ट को वो इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे गेस्ट की तरफ। नाम हम पहले बताएंगे और उसके बाद उससे बात शुरू करेंगे। तो अनम, कौन है पहले? हमारे साथ जो पहले गेस्ट है वो सऊद सईद साहब हैं, जो कि एडवेंचर टूरिज्म भी हैं। एंड अब आप खुद बताएं। मैंने ग्रेजुएशन अपनी की है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट मैंने पढ़ी है हज़ारा यूनिवर्सिटी से। और मैं करंटली जो काम कर रहा हूँ वो मेरा एडवेंचर टूरिज्म की साइड है, और इसमें मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन किए हैं। ज़बरदस्त। इसी के साथ मोहसिन खान हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस से आपका ताल्लुक़ है, मॉडलिंग की दुनिया में आप आना चाहते हैं और माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत के साथ खूबसूरत शक्ल के भी मालिक हैं। और हम ये भी अगर कहें कि हमने ये बंदा जो है वो अर्तगल गाजी के बाद हमने इम्पोर्ट किया है, और उनको एक और हीरो पसंद है जिनके नाम से वो कह रहे हैं मुझे मंसूब करे, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। टर्किश लगते हैं आप। तो कभी किसी ने ये कहा कि ये टर्किश बंदा जो है हमें पेज पे देखना चाहिए, किसी ड्रामे में दिखना चाहिए, या किसी बिल बोर्ड पे दिखना चाहिए, किसी मॉडलिंग की दुनिया में दिखना चाहिए, कभी ऐसा कहा किसी ने? एक दो मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ है। ऐसा हुआ है? तो फिर उसका क्या रिएक्शन दिया, मतलब क्या मोहसिन ने क्या कहा? मैंने उन्हें इतना ही कहा था कि फ़िलहाल तो मुझे इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही। तो बस पुलिस डिपार्टमेंट में आया था, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में अच्छा डिपार्टमेंट है, सर्व करता है। बिल्कुल। इनका जो एक मोटो है प्राउड टू सर्व, बिल्कुल लोगों की खिदमत करते हैं। तो इस मोटो से इंस्पायर्ड होकर मैं इस डिपार्टमेंट को मैंने ज्वाइन किया था। सही। और 2022 में गालिबन मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी सईदाबाद बल्दिया टाउन ट्रेनिंग सेंटर से। वहाँ से मैंने पुलिस ट्रेनिंग ली। सही। और मिलिट्री ट्रेनिंग पन्नो वाकिल गया था, पन्नो वाकिल सेंटर से पुलिस आर्मी ट्रेनिंग की है, मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि 3 महीने की हुई थी हमारी। उसके बाद मैंने डीएसपी शरा फैसल ऑफिस में उनके रीडर ऑफिस में काम किया एज अ ऑफिस एम्प्लॉय। उसके बाद अभी मैं रिसेंटली करंटली जो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ड्यूटी जिस जगह पर पोस्टिंग है मेरी, वो एसपी गुलशन ऑफिस में शाहीन फोर्स के हमारे बाला सरान ने एक शाहीन फोर्स बनाई थी कि जो बाइक पे पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे कराची में। मोबाइल स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग, पैसे छीन लेना, अक्सर ऐसे एटीएम से पैसे लेकर निकलो तो आवाम महफूज नहीं थी रोड पे। तो हमारे ऑफिसर चेंज हुए थे, एसएसपी इरफान बहादुर साहब, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। तो उन्होंने ये एक फोर्स बनाई शाहीन फोर्स के। उन्होंने कहा कि ये
बाइक्स की पेट्रोलिंग रोडों पे करेंगी, सही, ताकि ये स्ट्रीट क्राइम को रोक सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी प्रोग्रेस भी दिखाई है। ठीक है, हमारी ज़्यादातर जहाँ पोस्टिंग, मेरी ड्यूटी जहाँ पर लगी ज़्यादातर वो शहर फैसल ठीक है, और जौहर थाने की जुडिशरी में, ठीक है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोग्रेस दिखाई है। काफ़ी डकैतों को भी पकड़ा है, थाने के हवाले किया उनको। ये कभी ऐसा हुआ कि किसी डकैत को आपने पकड़ा, उसका आप तो टर्किश लगती है, एक ऑटोग्राफ दे दे फिर मैं जेल जाऊंगा, कभी ऐसा किया? नहीं कभी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात होती है कि मतलब आपका जैसा एक जाहिरी आपकी जो बनावट होती है या जो अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक किया, तो उससे ये लोग कुछ एक करते हैं ना कि आपका एक अपने जहन में खाका बना लेते हैं। अच्छा, इस बंदे ने अगर मुझे पकड़ा है, यानी मुझे मोहसिन ने पकड़ा, तो इसका हाथ ज्यादा सख्त नहीं होगा, तो मोहसिन भाई हाथ वाथ साफ करते हैं? हाथ तो मसलन एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि एक जौहर के इलाके में गालिबन 3 लड़के थे, डकैत थे, वो उन्हें पकड़ा था हमने। वो बिल्कुल मतलब नूब टाइप थे, उन्हें नहीं पता था कि डकैती किस तरह की जाती है। उन्होंने नहीं थे, ट्रेनिंग के बगैर न्यू थे बिल्कुल। उन्हें जब हमने पकड़ा भी तो उन्होंने ये कहा था कि हम फर्स्ट टाइम निकले, क्योंकि जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे साथ भी स्नैचिंग हुई, तो हमने कहा चलो यही काम करते हैं, हम भी करते हैं। जबरदस्त। तो उन्हें हमने बताया भी कि दोबारा भी तुम इसी तरह करोगे, फिर अगर जेल से होकर आओगे, तो वो कह रहे थे नहीं सर हमारी तौबा, दोबारा इस तरह नहीं करेंगे, मगर ऐसा होता नहीं शरीफ है। बच्चे थे वो। तो उनकी गलती का एक अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की थी, जिससे हमें भी पता चला कि ये अभी न्यू है, रिक्रूट है इस फील्ड में ये लोग, कि जिस लड़के ने पिस्टल लगाई थी वही बाइक भी चला रहा था। ओके, तो ये उसकी बेवकूफ़ी थी उनकी। तो मतलब आप गाइड करेंगे बाइक वाला जो बंदा है वो बाइक ना ये पुलिस वाला आप लोगों को गाइड कर रहा है। वो प्रोफेशनल जो होते हैं उनको खुद भी पता होता है। जैसे हम भी बाइक गश्त करते हैं, तो एक बंदा जो बाइक चलाता है, बाइक वाले अक्सर लेते हैं पिस्टल ही है, पीछे वाला जो होता है वो बड़ा वेपन लेता है, SMG, क्योंकि मुकाबले में अक्सर ये आपको SMG ही काम आती है, पिस्टल नहीं। सही, क्योंकि पिस्टल की मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 50 या 40 मीटर्स तक वो फायर कर सकती है। सही, उसके बाद वो अपना निशाना, अपना टारगेट बदल सकती है। लेकिन जो SMG पिस्टल होती है, जिसे AK-47 के नाम से भी जाना जाता है, चाइनीज असेंबल, उसकी जो कारगर रेंज जिसे हम कहते हैं कि मतलब कारगर रेंज वो होती है वेपन की कि जिस पे अगर आप फायर करो तो वेपन गोली स्ट्रेट जाती है, यानी एयर फ्रिक्शन या फिर जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो खींचती है चीज को, वो Movement सब नहीं नहीं आती होता। उसमें। 300 मीटर तक बुलेट स्ट्रेट जाती है। तो हमें ज्यादातर वो वेपन दी जाती है कि वो मुकाबले में अच्छी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ठीक है। तो जो आगे होता है बाइक चलाता है, उसने तो पिस्टल लगाई होती है, वो बाइक चला रहा होता है, पीछे वाला वेपन पकड़कर अलर्ट रहता है। ऐसे ही है, ऐसे मैंने ऐसे आर्मी ही को भी होता देखा, अपने जो हमारे सॉरी रेंजर्स को, तो वो भी पीछे SMG पकड़ के बैठे होते जी, हैं। जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि मैंने ये सुना है, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है चलाने का, तो आपसे राब्ता करूंगा इस मामले में, जी, जी। तो मेरे हाथ वाथ साफ करवाना है। और आप सर। मेरा डकैत नहीं बनना भाई, लेकिन एक चीज होती है कि आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी सेल्फ आना डिफेंस चाहिए। हो गया, या कभी कभार आता है ना थोड़ा बहुत छिछोरा हर कोई हो जाता है, 14 अगस्त में बंदा 1-2 फायर कर लेता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप का कहते हैं कि इसमें बड़ा जो रोल है आपका फायरिंग के अंदर, यानी बुलेट शूट करने में, इसका हाथ का बड़ा कमाल होता है, ग्रिप बड़ी अच्छी आपको जैसे सिखाई जाती है कि आपका जरूरी नहीं कि आप बहुत जानदार है तो आप अच्छी फायरिंग कर सकते हैं, आपको सिखाने वाले का जो अंदाज है, जो ग्रिप है, वो बहुत मैटर करती है। ये बात सही है? जी हकीकत है, क्योंकि SMG जो वेपन है ना, बड़ा वेपन, उसको और G3 को आप कंट्रोल करते हैं अपने शोल्डर से। सही, उसके अगर आपने बैक पे बट देखा हो, जैसे हम बट कहते हैं, तो उसकी शेप इस तरह बनाई गई कि वो यहाँ शोल्डर पे फिट हो जाता है। सही, तो वो तो आपको मतलब उसका अगर जर्क होगा भी तो वो बैक साइड पे होगा, ठीक है। तो उस जर्क को आप इस जगह से रोक सकते हैं। लेकिन सही। जो पिस्टल होती है ना, पिस्टल चलाना ज्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से, सही, अच्छा। क्योंकि उसका जर्क आप शोल्डर से रोक सकते हैं। पिस्टल का जर्क जो होता है ना, वो ऊपर की तरफ होता है हमेशा। ठीक, ठीक, तो पिस्टल हमें आर्मी ट्रेनिंग में पन्नू आकिल में कैप्टन थे, कैप्टन कलीम, सही, उन्होंने हमें ये चीज सिखाई थी कि पिस्टल का सारा कमाल जो होता है राइट हैंड का नहीं, लेफ्ट हैंड का होता है। जबरदस्त। और अगर कोई लेफ्टी है तो उसका राइट हैंड का सारा कमाल होगा, सही। क्योंकि वो वेपन को यूं पकड़ेगा अगर, तो वो इस तरह से रोकेगा। जैसे कि मैं राइट हैंड हूं, तो मैं आपको बताता हूँ कि वेपन मैंने अगर इस तरह पकड़ा है तो मेरा सारा कमाल लेफ्ट हैंड का होगा। ओके, लेफ्ट ओके, हैंड ओके। के इस अंगूठे से मैंने उसे यूं पकड़ना है ठीक है, और फायर करना है, क्योंकि पिस्टल का जर्क ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो ठीक मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी बंदे को नॉक करना है, उसे गिराना है, मतलब मैंने उसे मारना नहीं, अरेस्ट करने के लिए, तो मैं अगर वैसे ही एक्शन में हीरो बनकर अगर मैं फायर करूंगा उसके पाँव पे, तो पिस्टल जर्क लेगी। ठीक है। तो जर्क में गोली उसके सर पे भी लग सकती है, उसके सीने पे भी लग सकती है। ओके। मैंने पाँव पे मारना है तो मैंने वेपन को सही से हैंडल करना होगा। सही। वेपन हैंडलिंग मेन चीज होती है। नहीं, वो मोहम्मद राना और शान साहब जो ठड़ 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 करते ये पूरे सब झूठ है। खत्म। रियल में ऐसा अच्छा, नहीं नहीं, होता। क्योंकि मेरा एक चीज है कि मैंने इसी वजह से कार्ड भी नीचे रख दिया, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट से काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे फिर इससे कंट्रोल करना पड़ेगा। जी, राइट सारे से ही अंगूठे से आपको, इससे आपको हाथ को नीचे की तरफ दबाना हो, ठीक, क्योंकि ठीक। पिस्टल ऊपर की तरफ जर्क लेता है। सही,
ठीक। तो ये चीज मैं सीखना पड़ेगा। मौसम भाई आ रहा हूँ वापस आपके सिखा पास। देंगे। अच्छा जी, नहीं सीखना जरूरी। मौसम भाई अब ये डन हो गया, ऑन एयर मैं प्रोग्राम पे बोल रहा हूँ कि आपने इस चीज की क्लास देनी है। डन हो गया, मैं वरना शो पे पकड़ लूंगा आपका दोबारा। अभी जी हम अपने भाई की तरफ चलते हैं कि साउथ भाई मुझे ये बताओ कि एडवेंचर टूर क्या मतलब, आप क्या करते हैं कि 12 बजे के बाद रूप बदल लेते हैं, नाग बन जाते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली एडवेंचर टूरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसमें एक हार्ड एडवेंचर टूरिज्म आ जाता है, एक सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म आ जाते हैं। जिसमें हार्ड में हमारे पास मुश्किल एक्टिविटीज होती हैं जो हर बंदा नहीं कर सकता। वो मतलब फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास जो धुआं निकल उसको बात करना है, क्या होता है? पैराग्लाइडिंग आ गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाइट से जिनको डर लगता है, हाइट फोबिया होता है। जी हाइट फोबिया होता है, बिल्कुल। तो पैराग्लाइडिंग है हमारे पास, उसमें जो है ट्रैकिंग है। क्यों ये ट्रैकिंग जो है उसमें रूट जो है वो आपने खुद डिसाइड करने पड़ते हैं। हाइकिंग्स में जो है वो आपने रूट एक आपको बनाया रूट मिलता है, वो आपने फॉलो करने हैं। ट्रैकिंग का ये है कि आपने माउंटेन्स पे जाना है, डिफरेंट रूट्स होते हैं, मुश्किल होते हैं, उसमें आपको जो है वो लाइफ का रिस्क रहता है एनी टाइम, क्योंकि हाइट काफ़ी होती है, तो उसमें आपको रिस्क काफ़ी है। और सॉफ्ट में जो है वो सॉफ्ट एडवेंचर में जो है वो आप इजीली कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। मतलब दरख्त पे चढ़ जाओ? नहीं, बोटिंग कर सकते हैं। उसमें साइट सीइंग है कि आप नज़ारे कर सकते हैं, जगहों के मजे ले सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप जैसे एक डेस्टिनेशन है हमारी फेमस गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसे कि रमीज भाई ने भी अच्छा सवाल किया, जैसे फर्ज करें आप पहाड़ पर चढ़ गए जी, अब आपको रास्ता तो खुद सेलेक्ट करना है ना, ठीक है, आगे शेर भाई बैठो, आ गया भाई आ जाओ अब खाना खाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कोई मुश्किलात आई? हमारे साथ तो इतनी मुश्किलात नहीं। एक बार हमारे पास जो है वो ऐसा था कि ब्राउन बेयर हमने देखा था, तो वो हमसे दूर ही था, लेकिन हमने वहां से जल्दी जल्दी भागने वाली की, क्योंकि उनकी स्मेल सेंस बहुत अच्छी होती है और वो काफी क्विक होते हैं। सही। तो बाकी हमारे पास इक्विपमेंट तो पूरा था, हम तो सारे इक्विपमेंट के साथ जाते हैं, ट्रेजर वगैरह हमारे पास, पिस्टल्स वगैरह होते हैं। अच्छा, गाइड भी होते हैं हमारे पास प्रॉपर। पिस्टल्स के बारे में, बियर्स के बारे में कहते हैं कि इनकी बॉडी पर असर नहीं करती पिस्टल की गोली, इज इट ट्रू? वो बेयर पे डिपेंड है, अगर वो छोटा है बच्चा है, वो अगर बड़ा है तो वो उसकी स्पीड पे डिपेंड है ना। सही। अच्छा, तो ये कि मेरी तो यही एडवाइस है कि आप उससे दूर रहनी नहीं हमारी भलाई है, क्योंकि हम जितनी देर में गोली चले वो आके चपेट मारे कि भाई मैं चलाता हूँ आप बैठ जाओ, हम एक्सपीरियंस नहीं है ना। आपको ये शौक था या एक मिशन था या घर से किसी की रिक्वायरमेंट थी? नहीं, मेरा शुरू से जो है वो घूमने फिरने का काफी शौक रहा है, तो इसलिए घूमने में पहाड़ों पे चढ़ गए। जी मैंने इसलिए ये फील्ड भी चूज किया। आप अभी तो मानसेरा के, तो पहाड़ी इलाका है वो सारा। जी, बेसिकली मैं इब्राबाद से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे काफी एरियाज जो हैं वो माउंटेनियरिंग, ये ऐसे माउंटेन्स वगैरह हैं, ग्रीनरी है, काफी अच्छी जगह है। बड़ी आपकी वो कहते हैं शिमला पहाड़ी बड़ी मशहूर है। हाँ। शिमला पहाड़ी में अक्सर लोग कहते हैं शेर आ गया। नहीं, वो तो अब नॉर्मल डेस्टिनेशन है, वो इतनी हाइट भी नहीं है, वो तो नॉर्मल है बिल्कुल, हर बंदा एक्सेसिबल है वहाँ। अच्छा, वो लब्बैक लिखा हुआ है पहाड़ पर, कभी गए वहाँ पे? मैंने कभी तक उसको सर्च नहीं किया। जो एबटाबाद में सामने अगर आप देखें बाजार से, तो पहाड़ पे लब्बैक लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, वो आर्मी वो जगह जो है वो माउंटेन जो है वो आर्मी कंट्री है, वहाँ पे सिविलियंस जो है वो अलाउ नहीं है। सही। तो वो तो आर्मी का बेस कैंप है, तो पकड़ना पड़ेगा जाने के लिए। सही है। मुझे सॉफ्ट वाला ज्यादा अच्छा लगा, वो इजी है। अच्छा, नहीं, अच्छा एक बात है कि जैसे आप टूर भी प्लान करते हो ना, ठीक है, तो मुझे ये बताओ साथ साथ कि आपका साउथ के आप जो हो, जब लोग आपके पास आते हैं वो कहते हैं हमें एडवेंचर टूर में जाना है, ठीक है ना, एडवेंचर चीजें करनी है, लेकिन मुझे डर भी बहुत लगता है, तो फिर क्या करते हो ऐसे लोगों का? नहीं देखिए, एडवेंचर में तो एडवेंचर का दूसरा नाम ही रिस्क है ना, इसमें तो रिस्क इन्वॉल्व है। सही। तो अगर जो रिस्क ले सकते हैं तो मैं उसे ही बोलूंगा कि मोस्ट वेलकम। या आपका फॉर्म वगैरह के उसमें लिखा हो कि शादी करके आए, शादी से पहले ना कमाना पड़ता है, कुछ ऐसा भी है? नहीं, लाइफ रिस्क होता है, तो वो आपने साइन करने होते हैं फॉर्म पे कि बच गया तो पैसे दोगे, नहीं बचे तो हम बना, अगर मैं इस टूर पे मर गया तो मैं अपना रिस्पांसिबल खुद हूँ। मतलब वो हमारे में कहते हैं बच गए तो वारे नहीं आ रहे, नहीं तो अल्लाह को प्यारे। अच्छा जी, एक चीज मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से वो नज़ारे जो बहुत खूबसूरत हैं जहाँ पर आप टूरिज्म के लिए लोगों को लेके जाते हैं? काफी सारे एरियाज हैं, हर डेस्टिनेशन की अपनी एक खुसूसियत है ना, तो मैं तो नॉर्दर्न एरियाज को काफी प्रमोट करता हूँ। फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान हो गया, एबटाबाद हो गया, हुंजा हो गया। हमारे साइड पे ट्रैकिंग पे जो है ना, माउंटेन्स पे आप जाएं तो डिफरेंट जगहों के नाम है। जैसे लास्ट टाइम मैं गया हूँ नाराम वैली में, टाइगर पीक नाम था उस जगह का, उसे हम मिनी केटू भी बोलते हैं। 15,500 फीट था वो। तो हाइट पे काफी ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ना, कहते हैं? नहीं, वो आपका टेस्ट होगा पहले ना, मेडिकल होगा आपका। अगर आप प्रॉपर फिट हैं
तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, नीचे बंदे बैठे हैं चेक जी, करने वाले। जी जी। तो नॉर्मल बंदा चला जाता है, ज्यादा हाइट ना हो तो उसका कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, मुझे जो फील होता है, क्योंकि पहाड़ 2-3 दफा मैंने भी चढ़े, कि हमें, क्योंकि हम कराची में रहते हैं, कराची में ना इतनी मतलब सीधे सीधे रास्ते हैं, और ज्यादातर हम कराची वाले, मैं बिल्कुल इसको बोलूंगा कि अगर हमने कहीं पर भी जाना तो हम थकी से थकी सवारी की भी बात करें तो हम रिक्शा पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। हम जी, जी, बाइक बिल्कुल। पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। हमारा पैदल चलने का इतना काम नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा कि 1 किलोमीटर से भी कम हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे, बाजार घर के पास होते हैं। वहां के लोगों का इसलिए शायद ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को आदत नहीं होती है कि हम स्ट्रेस देकर उनसे सांस का काम ले सकें। बिल्कुल। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि जो लोग चोटी पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात उनको दरपेश आती हैं। ऐसा है? इसमें डाइट पे भी डिपेंड है ना। फूड आपको फूड अच्छा होना चाहिए, हाइजेनिक फूड होना चाहिए, और उसके अलावा फ्रेश एयर। जैसे वहाँ पे हमारे यहाँ जो है एबटाबाद में, वहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं है ऐसे ही है। एज कम्पेयर टू सिटी। कराची पोल्यूटेड सिटी है। कराची में भी As फ्रेश एयर compared- मिलता है, लेकिन 1.5 लाख का बिल आ जाता है ना, वो पहले फ्रेश एयर लेते नहीं है। तो यही चीज। अच्छा जी, हम मौसम की तरफ आएंगे जी। मौसम बिल्कुल बिल्कुल आप पी सकते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, मसला नहीं, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह जब आपको चाय ना मिले ना तो बंदा फ्रेश नहीं होता। ये बात सही है ना? ये हकीकत अच्छा, चाय पीना, चाय लवर हो? जी जी, पठान है जाहिर सी बात है। अच्छा, नहीं, पठानों का मैंने ये देखा है, जैसे अनम कहती कि शो पे बहुत पठान आ रहे हैं माशाल्लाह हमारे, तो हम मतलब कबाइल इलाके में बड़े मशहूर हैं, तो बिल्कुल। ये चीज है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पठानों का बड़ा मशहूर है, फिर हम आपकी फोर्स की तरफ आते हैं कि आपका फीका कावा होता है और साथ मुंह में गुड़ रख के उसको पिया जाता है, तो ऐसा है आपके भी ट्रेडिशन में कुछ? जी ऐसा है। ये असल में इस वजह से होता है कि आप पठान जो है ज़्यादातर हैवी फूड्स खाते हैं, जैसे काबली पुलाव, ऐसा ही है, दुम्बा कढ़ाई, सही है। इसके दुम्बक अलावा वगैरह भी ऐसे कुछ दम्पोख। और वो दम्पोख एक आपका वो होता है कि वो गोश्त होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, शोरबा पीते हैं उसका, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। दम्पोख ही है वो, गालिबन आप दम्पोख की बात कर रहे हैं, वो गोश्त आई बिल्कुल थिंक अलग सोबत होता की है। बात कर रहे हैं। किसकी? सोबत ये एक डिश है पठानों की। हाँ नहीं, उसका शोरबा बिल्कुल अलग होता है और गोश्त अलग होता है, नमकीन गोश्त बीच में से खा लिया जाता है और फिर खाना खाने के बाद शोरबा पिया जाता है उसका। ये मेरा दोस्त डिश है वो। मैंने आज तक ट्राई नहीं की। अच्छा, ये मैं आपको टावर साइड पे भी जाएंगे, वहां पे भी मिलती है ये, तो वहां पर ये है, तो मैंने उसको काफी एडमायर किया मैंने। खैर मैं खाया नहीं क्योंकि मैं गोश्त लवर नहीं हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों का बड़ा अच्छा लगता है अगर आपके जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं आपके, या इवन दो हम कोयटा होटल की भी अगर बात करें, जो लोगों के नॉर्मल चाय का ढाबे हैं, वहां पर भी ना जो फेमस है, उन्होंने ना एक सौंफ का कुछ बना के रखा होता है, वो मिक्सचर होता है काफी 3-4 चीजों का, वो बड़ा जबरदस्त लगता है। इवन तो मैं एयरपोर्ट की साइड पे जाता हूँ, वहाँ पे एक होटल है सामने की तरफ 2, तो वहां पर मैं अक्सर जाके, वो भाई साहब तो खैर कम हो गया जाना, जब मैं जॉब करता था तो वहां पे मैं एम ही जाके मैं खा लेता था। तो मैंने कहा कि वो मसला ये, तो वो बड़े मोहब्बत वाले हैं, तो कहते हैं बल्ला खाओ ना, तुम्हारे लिए तो रखा है, किसी और के लिए थोड़ी है। तो ये मुझे बताएं। अच्छा जी मोहसिन, जब फोर्स में बंदा जाता है तो घर वालों को डर भी लगता है, जी कुछ घर की खवातीन भी होती हैं जो कहती हैं कि ये दामाद बनेगा, तो वो भी कहती हैं नहीं छोड़ दें इसको, मना करें, तो घर पे किसी ने मना नहीं किया? नहीं, घर पे किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि मेरे फादर वो खुद भी आर्मी में थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। फादर मेरे आर्मी में थे, और मेरा बड़ा भाई एहसन ठीक ठीक, वो भी पुलिस में। पुलिस में है, जी तो इसी वजह से कि मुझे कोई पंगा तंग वंग नहीं करेगा, कोई पंगा नहीं होगा, मैं चला जाता हूँ पुलिस में, ये वाला बात तो नहीं? जी ये तो है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फैमिलीज होती हैं, मतलब मेरे साथ ट्रेनिंग पे ही बैचमेट्स काफ़ी ऐसे थे जो इकलौते बेटे थे सही, अपने घर के, अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, तो वो भी पुलिस वगैरह में आते हैं, तो यहाँ पे लाइफ का रिस्क तो होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। क्योंकि मैं तो हम पुलिस के लिए हम जब रोड पे निकलते हैं, बाहर ड्यूटी पे जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वापस आएंगे भी या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एग्री क्योंकि करता हूँ। काफ़ी ऐसे मर्तबा ऐसे हुआ है हमारे साथ, जैसे अभी रिसेंटली आपको अगर पता हो कि केपीओ पे हमला हुआ था, बिल्कुल, तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, मेरे ही बैच का लड़का था, तैमूर नाम था उसका, ठीक है उसके पाँव पे गोली लग गई थी। ठीक है, उस मुकाबले के दौरान उसके पाँव पे गोली लगी थी, तो वो हॉस्पिटल, मेरा उस वक्त आईजी साहब थे गुलाम नबी मेमन साहब, सही, तो उनसे मिलने भी आए थे, उसे मतलब मोटिवेट भी किया था, और वो स्माइल कर रहा था। तो उस स्माइल पे आईजी साहब ने उसे कहा था, एक बड़े ज़बरदस्त अल्फाज कहे थे आईजी साहब ने कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट ही दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, ठीक ऐसे ही है। ऐसे ही। तो इस पे वो रिस्क होता है, वो उसकी लाइफ का भी, वो भी बेचारा घर का अकेला बेटा था, तो उसके पेरेंट्स ने फिर उस पर जोर डाला। मेरा राब्ता हुआ था उससे, तो उसने बताया कि यार पेरेंट्स ने जोर डाला कि छोड़ दो सही, पुलिस की जॉब, क्योंकि नहीं पता है इसका लाइफ का रिस्क है। मतलब एक हम तो चाहते हैं कि हम सर्व करें अपनी आवाम के लिए, हम लगे भी होते हैं, हम ड्यूटियाँ करते भी हैं, हम अपनी लाइफ का रिस्क भी लेते हैं। काफ़ी मरतबा मुकाबला भी हुआ, जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ के लड़के ड्यूटी जो मेरे साथ करते हैं, हम तकरीबन कोई 8-10 बाइक्स निकलती हैं, तो 2 बाइक्स इकट्ठी निकाली जाती हैं, मतलब 4 बंदे एक स्क्वाड बन के स्क्वाड बन निकलते के जाता है, हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। तो उन्होंने रिसेंटली उनके साथ ऐसा हुआ था इधर शारा फैसल पे ही, कि 2 लड़के जा रहे थे बाइक पे, उनके पीछे एक बलोच लड़का बैठा था, थोड़ा हैवी जिसामत थी उसकी,
तो उनको थोड़े मशकूक लगे, तो हमें ऐसे ही मशकूक लगता है तो हम लोग रोक लेते हैं उन्हें। ऐसे ही है, उन्हें हम रोकते हैं, उन्हें चेक वगैरह करते हैं, क्लियर होते हैं तो जाने देते ऐसे ही हैं। है। तो उन्होंने यही समझकर उन्हें इशारा किया, उनके पास बाइक लाकर, तकरीबन कोई 2 से 3 मीटर का फासला होगा, उन्हें कहा बाइक साइड पे लगाओ। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा बाइक साइड पे लगाओ, पीछे बैठे बलोच लड़के ने पिस्टल निकाली है, गालिबन उसने चैम्बर ही रखी हुई थी, उसने पिस्टल निकाली और स्ट्रेट फायर की है उनकी तरफ। उसके मुंह के पास से 2 गोलियां गई हैं, उसको बचा लिया। पीछे वाले ने एकदम वेपन सेफ्टी से हटाया और उसने उनकी तरफ फायर किया, और उसको फायर लगा है SMG का, AK-47, जिसे हम लोग SMG बोलते हैं, मुझे आदत हुई है। सही। तो उससे वो फायर लगा है तकरीबन कोई 8 बजे के टाइम, 12 बजे वो बंदा जाके मरा है। हालांकि इसके अलावा 2 बुलेट्स उसे और मारी गई थी, उसे हॉस्पिटल ही लेकर जा रहे थे, तो उसी दौरान वो दम तोड़ गया। असल में एक चीज मैंने ये और देखी कि हमारी आवाम के अंदर भी ना अपने लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते। मैंने वाकया एक शेयर करूंगा कि जो लास्ट आपसे इसी तरह एक वाकया मेरे पास जी, भी जी। है। तो हम जा रहे थे ना, मैं रहमत सहर यहाँ से कर रहा था, तो क्योंकि आपको पता है कि रमजान के अंदर ना टाइम बड़े जल्दी गुजरता है, क्योंकि यहाँ से मैं बोलूंगा कि मैं रहमत सहर खत्म करता था, रमीज भाई अल्लाह ताला इसको खुश रखिए मुझे घर छोड़ता था, उसके बाद मैं ऑफिस की गाड़ी आती थी, मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस से फ्री होकर मैं अफ्तार ट्रांसमिशन के लिए जाता था, फिर तरावी के बाद मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए घर जाता था। तो उसमें काफी काम करना होता था। तो एक बाइक सर्विस वाले भाई ने, जिनका ग्रीन पे वाइट से लिखा होता है, काफी निशानी मैंने आपको बता दी, तो उनको एक पुलिस वाले भाई ने रोका और उन्होंने कहा कि आपके चलान कटेगा या जो भी, आपको चेकिंग की जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि साहब मैं राइड पर हूँ, तो उन्होंने कहा मुझसे छोड़ो, आप हमारे बड़े से बात करो। तो खैर उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा बच्चे क्या करते हो, ही यूज्ड टू कॉल बच्चा, नॉट अबे। उन्होंने कहा बेटा क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं बाइक मतलब बाइक को राइड करता हूँ कि बाइक से घर चलाता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा पहले क्यों नहीं बताया आपने। कहा सर मैं डर गया था कि आपने ये बात की, कि हम आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, मुझे सिर्फ सच सच बताओ कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो सर मेरा पास जो लाइसेंस है वो एक्सपायर है। तो कहते हैं वादा करो रमज़ान में कि आप जो हो वो लाइसेंस 2 दिन बाद बनवाने चले जाओगे, गालिबन फ्राइडे का दिन था, 2 दिन बाद आप जाओगे। तो अब जबकि पढ़े लिखे लोग हैं ना, जैसे अब बात करें मोहसिन की, तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, तो आप भी कॉपरेट करें। अच्छा मुझे नहीं समझ आती मोहसिन, इस बारे में आपसे भी बोलूंगा कि मेरे पास ये मौजूद है नहीं कार्ड, मैं मॉर्निंग डिलाइट का मेरे पास मौजूद है, तो मैं आपको पहले कार्ड दिखाऊंगा। भाई अगर आप डिफॉल्टर नहीं हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या मसला है चेकिंग करवाने में। तो ये चीजें जो है ये अवाम के अंदर भी प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने बात की, तो क्योंकि हमारा शारिया फैसल पर जो सदर थाना लगता है, इस पर हमला हुआ था, तो मुझे अच्छे तरीके से याद। अच्छा अनम, उस टाइम पे ना हम अंदर ही बैठे हुए थे, तो लड़कों ने बोला कि शादी की कुछ ज्यादा फायरिंग नहीं हो रही, ये इतना ही खुशी है शादी की फायरिंग की। फिर बाद में जब हमने खबरें लगाई तो पता चला कि वहां पर हमला हो चुका है। तो उसमें भी जब हम वहां से गुजरे थे, लोग एक तो मूवीज बनाने के लिए बड़े अपना टिकटॉक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट उसको एक्टिव रखते हैं, और वो उस वक्त भी पुलिस वाले भाई यही कह रहे थे मोहसिन कि भाई अंदर नहीं पता कि क्या हो जाए, आप लोग साइड पे हो जाए, आप अपनी जान बचाओ, और वो बीच में मौजूद थे। तो आप लोगों के लिए तो सैल्यूट है भाई मेरे, कि आप लोग अपनी जिंदगी पर खेल कर हमारे एरिया। असल में बात ऐसी, हम जब रोड पे जाते हैं ना तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, ऐसे ही है, काफी हमारे साथ बदतमीजी भी करते हैं। जैसे हमारा काम ये है कि हमें हमारे ऑफिसर्स बताते हैं कि आपने चेकिंग करनी है, बिल्कुल वो स्ट्रिक्टली हमें बोलते हैं आपने किसी से बदतमीजी नहीं करनी। सही, तो हम लोग नहीं करते, हम बस कोशिश करते हैं कि हम बदतमीजी ना ही करें। अब किसी बंदे को अगर रोकते हैं, काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ भी है, मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ी थी, मैं पीछे बैठा था, तो हमने एक बंदे को रोका, मैं शक हुआ, 1 to 5 पे जा रहे थे, ज़्यादातर आपको पता है वारदातें 1 to 5 पे ही करते हैं। हमने उसे रोका तो वो उतरते ही मुझे कह रहे तुमने मेरी तरफ वेपन कैसे पॉइंट की। मैंने कहा किसी बात करो, मेरी वेपन नीचे, मैंने आपकी तरफ पॉइंट कब की। कहते यार आपने वेपन हाथ में पकड़ी है, ये गैर कानूनी पकड़ी है आपने। मैंने कहा यार आप मुझे बताएं, आप कराची के रहने वाले हैं, आपको यहाँ के हालात पता है, मैं अगर वेपन लगा कर रखूं, खुदा ना खास्ता है डकैत आ जाऊं, मुझे इतना मौका देंगे कि मैं निकालूं, चैम्बर करूं, फिर फायर करूं, तो मुझे मार के आगे बढ़ जाएंगे। अगला वाला भी आपको लूट सकता है ना, आपको थोड़ी पता है कि वो भाई जो उतरा वो शरीफ है या वो बदमाश है, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा। तो वो काफी मरतबा ऐसा होता है कि हमसे बदतमीजी भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, वो हमें कहते हैं तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, इस तरह की भी बातें होती हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत। तो हमारे ऑफिसर्स हमें कहते हैं कि देखो आपका काम है सर्व करना, आपने नहीं करनी बदतमीजी, क्योंकि हमें हमारे ऑफिसर्स हमें एक ही चीज समझाते हैं कि बेटा देखो नहीं पता कौन किस परेशानी से आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो अपना काम करो, आप उन्हें रोक रहे हो, आप चेकिंग कर रहे हो, अगर वो बदतमीजी करते भी हैं तो सुन लो, ऐसे ही 2 बातें सुन लो, नौकरी का हिस्सा समझकर गुजार दो वो वक्त। आपकी बदतमीजी वो आपको रोड पे तो नहीं नंगा कर रहा, या वो गालियां तो नहीं दे रहा, गालियां भी दे दे तो सुन लो
क्योंकि नहीं पता कौन सा बंदा किस परेशानी में आ रहा है, उसको घर से क्या परेशानी है, आप उसे रोक रहे हो, आप अपनी नौकरी कर रहे हो, वो अपनी परेशानी यहाँ पर उतार दे, तो दो बातें सुन लो, ये भी समझ रहे हो कि आपकी ड्यूटी का एक हिस्सा है, सर्विस का एक हिस्सा है, तो सुन लिया करो। तो इसलिए हम ज़्यादातर किसी से बदतमीजी करते नहीं, वो अगर आगे से आवाम कर भी जाए तो हम नहीं करते। अच्छा मोहसिन, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी गाड़ी को रोका हो, अंदर खूबसूरत सी 2 लड़कियां बैठी हो और आपको देख के उसे कहा कि आप पहले बाद में ये लंच करें, आपने लंच करना, कभी ऐसा हुआ? सच सच ईमानदारी से लोगों को बताना। नहीं, इस तरह तो हंसी बता रही है ना, चेक करें, अब सच ना बोले तो बात और है। तो इस कभी तरह- ऐसा हुआ कोई ऐसा कि किस्सा हुआ है? कुछ ऐसा हुआ कि फर्ज करें आपने कहीं पे आपकी ड्यूटी लगी है, 3-4 दिन एक स्पॉट पे लगी, जैसे शारा फैसल पे आपकी ड्यूटी लगी और वो खातून या वो लड़की आपको आते जाते देख रही है और जाते जाते उसने कहा कि मोहसिन ये मैं लंच आपके लिए ले आया, आपने करना है। तो मोहसिन ने कहा बिल्कुल जी, आप क्या कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम मैं नहीं ले सकता? नहीं, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। होना ऐसा- चाहिए ना वैसे। इस तरह हुआ था मेरे साथ कि हम लोग जौहर में हमारी ड्यूटी थी, हम वहाँ खड़े थे, तो वहाँ एक चौक पे हम बाइक थोड़ी देर लगाई थी, वहाँ पिकेट वगैरह भी हम लगाते हैं, तो वहाँ से एक रिक्शा गुजर रहा था, मेरी रिक्शे पे नज़र पड़ी तो उसमें 2 लेडीज़ बैठी थी, वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी, तो मुझे लगा कि वैसे ही नज़र पड़ी होगी, तो रिक्शा थोड़ा आगे गुजर के, ट्रैफिक थी, स्लो गुजर रहा था, तो मैंने नज़र इधर उधर कर ली कि अच्छा नहीं लगता मैं वर्दी में वैसे देखूँ, कोई देखने वाला बोले कि ड्यूटी पे कौन सी हरकतें कर रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा, सही। मैं नज़र इधर उधर कर ली। थोड़ी देर बाद वो रिक्शा आगे चला गया, मैंने पलट कर देखा तो अक्सर आपने देखा होगा सीएनजी रिक्शा में पीछे वो प्लास्टिक हटी होती है, जगह खुली होती जी, है, जी। तो मेरी नजर पड़ी, वो उस जगह से सर बाहर निकाल कर ऐसे देख नहीं थी, तो बस ये मतलब इंसिडेंट आपने भी हो नजर सकता है। घुमा के देखा? हाँ, या हो सकता है वो लड़की साथ को बोल रही है आपके बहनोई खड़े हैं। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज उनके बीच क्या बात हुई वो बात है। लेकिन दिल में वैसे जब ऐसी कुछ होता है ना मोहसिन, गो के आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सिपाही हो, पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हो, हमारे लिए सर्व कर रहे हो, हमारा ये फख्र है कि आप हमारे लिए हो, बिल्कुल। ठीक है ना, तो हमारा फख्र हो आप। लेकिन दिल में तो खुशी होती है ना कि मुझे वो उसने देखा, या ऐसा तो होता ही है। देखिए इंसान का दिल है। फोर्स तो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके जो सीनियर है उनको भी बुलाने की मैं आपसे बोलूंगा कि जो आपके सीनियर बॉस है उनको जरूर बुलाइएगा, क्योंकि देखिए हम ना अपनी जो भी हमारी फोर्सेज हैं, हमने ज्यादातर नेगेटिव पहलू इनका दिखाया है, ये पॉजिटिव पहलू है। ये खूबसूरत बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने माँ बाप के लखते जिगर हैं, लेकिन वो फिर भी आपके लिए मौजूद है, तो हमें जो है वो इनका बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। और मैंने बड़ी अच्छी, मुझे आज भी बात याद है, रमीज भाई ने मुझे कहा था रमजान में कि कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ एक डब्बा घर से बनाकर नॉर्मल सालन 2 रोटी एक बंदे के लिए काफी है। अगर आपके घर की रोटी छोटी है तो 3 रोटी रखकर आप जाते जाते एक पुलिस वाले को, एक रेंजर सहलकार को, एक ट्रैफिक पुलिस वाले को खिला दें, तो आप देखें कि एक एक बंदा अगर एक एक बंदे की जिम्मेदारी उठा ले तो किसी को मसला ही नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर से जो एक वर्ड है ना करप्शन का, वो खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छी बात रमीज भाई ने की थी। हम आते हैं अब अपने दूसरे भाई की तरफ। ब्रेक का कहा जा रहा है, चलिए जी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं सवाल ये छोड़े जा रहा हूँ कि सऊद, हम अगर बात करते हैं ना कि मोहसिन की, तो मोहसिन तो दुनिया को सर्व कर, मतलब पाकिस्तान को सर्व करने के लिए बैठे कि पाकिस्तान को बचाना है, ठीक है, लेकिन आपका तो मिशन यही है कि जहां पर पंगा होगा मैंने आना है। तो इस बारे में हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। से हम वापस आ चुके हैं और हमारे जो है तीसरे गेस्ट वो भी आ चुके हैं। जरा सा वो ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन अब वो आ चुके हैं। चले उनका इंट्रो करवाते हैं। आज के जो गेस्ट हैं, जो माशाल्लाह यंगेस्ट प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी के बादशाह हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिनका नाम है सैयद साद शाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। क्या आप आए, ये भी मेरे शॉर्ट नोटिस पर आए। और जी साथ में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अब दूसरे Thank you. प्रोग्राम में पहले आप मेरी कामयाबी में आए थे और बाकी में कामयाबी का सफर जो आपने बहुत छोटी बिल्कुल। उम्र में तय किया और खूबसूरत अंदाज में तय किया, तो उसके लिए तो अल्लाह ताला आप पर खास अपनी रहमत आमीन। ऐसे ही जज़ाक बनाई अल्लाह। रखे। और बस आपकी तरफ आएंगे साथ आएंगे। भाई, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे गेस्ट, जिनको मैंने जाते जाते कहा था कि सऊद मुझे ये बताओ कि जैसे कि हमने अगर मोहसिन की बात करें तो मोहसिन जो है वो
पाकिस्तान के लोगों को सर्व करने के लिए, कराची के लोगों को सर्व करने के लिए बैठे हैं, तो आप एडवेंचर टूर्स करवाते हैं, तो कभी डर नहीं होता या किसी के घर वालों को शेर खा गया या कुछ सांप वगैरह ने डस लिया या कुछ ऐसा, तो ये पहले से आप उनको बता देते? अगर बता देते तो खुद डर नहीं लगता कि यार इस स्पॉट पर गोरिल्ला निकल आया या मगरमच्छ आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, एक्चुअली हम तो उसी डेस्टिनेशन में जाते हैं जिनकी हमें अवेयरनेस होती है। हम तो प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाते हैं, पहले हम खुद विजिट करते हैं उन प्लेसेस पे, उन डेस्टिनेशन पे जिनकी हमें नॉलेज है, जिनके हमें प्रॉपर रूट पते हैं, जो डेंजरस नहीं होते। अच्छा, फर्ज करें आपने नॉर्मल स्नेक का किया, वहाँ पाइथन निकला है, तो वो थोड़ी होगा कि आप ट्रेनिंग करके गए तो पाइथन की तरह से आ गए। कुछ भी हो सकता है ना, आप जंगल में तो आपकी लाइफ एनी टाइम रिस्क भी है। बिल्कुल। तो हमारे साथ वही लोग आते हैं जिनको, या तो हम लोग बीन बजाना भी सीख के जाते, टेढ़ा करते शाम का मूवमेंट चेंज कर दिया। नहीं, रिस्क तो लाइफ में एनी टाइम एनीवेयर है ना, ऐसा ही है। तो वो तो ये है कि एडवेंचर में थोड़ा ज्यादा है, तो हमारे साथ तो वही लोग टच होते हैं जिनको शौक होते हैं एडवेंचर का। सही। तो आपने पंगे वाली बात की थी, तो हमारा पंगा तो डायरेक्ट नेचर के साथ है, डायरेक्टली। तो इसमें ऐसा होता है कि वहाँ पे तो लोग उस तरह नहीं है। हाँ, मैं ट्राइब्स की बात करूँगा कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उनकी जंगल में जो होती है, तो उनको तो इतनी अवेयरनेस होती भी नहीं है ना, तो उनकी अपनी लैंग्वेज भी होती है ना, वो बोलनी पड़ती है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो आपको आती है? हाँ, ज्यादातर उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज के साथ मैच करती है। अच्छा। तो हमें उनसे डीलिंग करने में थोड़ी आसानी होती है। तो यंग जो लोग जाते हैं वहाँ पे ना, यंगस्टर्स, उनका इशू ये है कि वो वहाँ पे जो है उनके ट्राइब्स में जाके उनके कल्चर जो होते हैं या उनकी जो भी हेरिटेज है, वो उन्हें जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। वहाँ पे वो शोर शराबा करते हैं, उसके अलावा स्मोकिंग करते हैं या कोई और ऐसी एक्टिविटी करते हैं इलीगल, जिनसे जो है वो ट्राइब्स काफ़ी जो है वो माइंड कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस भी हुए हैं कि उन्होंने जो है ट्राइब्स वालों ने डायरेक्ट उन्हें किल कर दिए शूट करके, क्योंकि वो उनका घर है, तो वहाँ पे जाके जो है नॉइस पोल्यूशन करना, उनके घरों में घुसना। तो इसके लिए जो है एक एक्सपीरियंस जो है वो बंदे की ज़रूरत है, टूर गाइड की। तो अच्छा, मैं एक बात और बोलूंगा, मैंने भी देखा है कि जब मैं नॉर्दर्न एरियाज पे गया, अच्छा बंदर जो है वो आम दामनेको में भी जाओ तो आपको मिल जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, लोग उनके सामने वैसे ही केले दिखा रहे हैं तो वो आके फिर मारते हैं उनको, उनसे लेके जाते, छीन के लेके जाते। तो ये हमारे अंदर भी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो हैवान है, उसको अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस मौजूद होनी चाहिए। इसी के साथ साद भाई की तरफ आएंगे। अनम, क्या सवाल है, क्योंकि काफी देर से अनम जो थी वो हम एक्साइटेड थे, लेकिन कहते हैं कि सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना, उसमें भी ब्रीजिंग जब हो रही है और फिर ट्रैफिक का लोड हो तो साथ में मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मुझे आप अपनी जर्नी बताएं। अच्छा, जर्नी तो ये शुरू हुई थी 4 जून 1997 में, जब मैं पैदा हुआ था। ठीक है। और तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि चाहे बहुत कुछ है लाइफ के अंदर, अगर हम बात प्रॉपर्टी सेक्टर की करते हैं तो बेसिकली जो मेरा अपना काम था वो टेली मार्केटिंग का था, कॉल सेंटर था। मार्केटिंग से मेरा एक बहुत पुराना लगाव है। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है तो मेरे वालिद साहब का एक बहुत पुराना काम ये रह चुका है, तो मुझे इतना कोई खास शौक तो नहीं था। लेकिन जब हम ब्रांड की प्रमोशंस करते थे अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे हमने जो है रियल एस्टेट को भी प्रमोट करना शुरू किया। तो जब मैंने देखा कि यार इस काम में जो है वो मजा आ रहा है इसकी प्रमोशन करते हुए, तो फिर हमने कहा कि हम जो दूसरे की प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जब हमारे पास इतने टूल्स हैं कि हम क्लाइंट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं और उसको अपने बिहाफ पे, जब दूसरे के प्रोजेक्ट हम एक महीने में बेच सकते हैं, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं। और जब लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम ये डील बनाई थी, तो ऐसा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैंने जो पूरे प्रोजेक्ट की एक डील बनाई थी, मुझे बस ये यकीन था 100% कि मैं बेच दूंगा। और फिर वो मैंने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 महीनों में पूरा किया, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, जो मैंने अपने हैंड से किया। वरना मार्केटिंग तो हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। तो इस वक्त भी ऐसे ही है कि अभी भी हमारे पास 3 से 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। सही 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 सही। तो अब आगे आप यही काम करना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप गुड लुकिंग है, मॉडल भी बन सकते हैं, तो आपको इसी फील्ड में रहना है या आगे कुछ और भी करना चाहते हैं? देखिए, मॉडलिंग की जहाँ तक बात है, अब मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ डायरेक्टर्स वगैरह भी जाने वाले हैं कि हमारे जो है वो टीवीसी कमर्शियल्स के लिहाज से, मैंने उनको हमेशा नो कहा है, क्योंकि जो करते तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो मेन विजनरी काम होता है ना, वो मेरा बिजनेस है। अच्छा, अब इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, जस्ट सपोज कि अभी जो है मैं एक प्रोग्राम भी लॉन्च होने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी ये वैसे फील्ड तो नहीं थी,
लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं ये देखता हूँ कि इससे मेरा सेक्टर इम्पैक्ट होता है। तो मेरा जो बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी और लैंड इंडस्ट्री के अंदर जो मैं एंगेज हो गया हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद अब मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। लेकिन इससे हट के जो भी चीजें आती हैं वो जो सेकेंडरी होती हैं मेरे लिए, और उसको ये है कि इंशाल्लाह आगे लाइफ में करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा कि साद भाई, आपका बहुत अच्छा एक जो कहते हैं ना कि अपने कारोबार को आज आपने जो बूस्ट किया, आपने पांव एक जगह पे कदम रखे। मसला ये होता है कि हम समटाइम ऐसा होता है कि जैसे मेरा कोई भी काम है, जैसे मैं अगर प्रॉपर्टी डीलर हूँ, अच्छा थोड़ी सी अच्छी लुक्स आ गई तो मुझे किसी ने कहा यार मॉडलिंग की तरफ जाना है। जैसे कि अगर हम मोहसिन की बात करें तो मैंने कहा कि आपको लगता है कि हमने तुर्की से मंगवाया है, तो आपके लिए भी मैं यही कहता हूँ, मैंने आपको भी शो में कहा था कि आप टर्किश फॉर्म के हैं। तो आप लोगों का ना विजन एक है, मतलब ठीक है अगर सेकेंडरी टाइम पर मुझे, मेरे फ्री टाइम पर कहते हैं ना मी टाइम में अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज मेरा जो मेन फोकस है वो मेरा कारोबार है जिसको मैंने बूस्ट करना है। और जो मुझे इनकी बात अच्छी लगी थी, जो मैं रिकॉल करूंगा अपने ही प्रोग्राम से, कि हमने उन लोगों को केटर करना है जो कि घर चाहते हैं, वसाइल नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल तो यही चीज। और जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं ना, कहते हैं कि किसी को घर देते हैं, वो कहते हैं आप भूखा सो तो सकते हैं लेकिन किराया नहीं रोक सकते। और उन लोगों को जब आप अपने घर का मालिक करते हैं तो फिर तो चीजें बड़ी बेहतरीन होती है। और कहते हैं ना कि फिर हर सांस के साथ एक दुआ निकल रही होती है और वो आपकी तरक्की के लिए होती है। ऐसे ही मोहसिन की तरफ आते हैं। मोहसिन ये बताएं कि जैसे हमारे साथ भाई हैं माशाल्लाह, इनको भी हमने यही कहा था कि आप मॉडलिंग, तो वो तो माशाल्लाह अपना पेज भी रन करते हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, गाड़ी से ज्यादा खुद खूबसूरत लग रहे होते हैं जब ये गाड़ी में बैठते हैं। तो गाड़ी भी बड़ी खूबसूरत है, मैं नाम नहीं ले सकता, ब्रांडिंग हो जाएगी मुझे ब्रांड नहीं मिला अभी तक। तो मसला ये है कि मुझे ये बताओ कि आप जब मिशन पर निकलते हो कि सुबह काफी जहां कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि फर्ज करें बलोच कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर काफी स्नैचिंग्स हुई हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों को तो ये मानना है ये लोग तो आते ही तब है जब स्नैचिंग हो जाती है, फिर उसके बाद कहो किसने आना। तो ये जरा मिथ क्लियर कीजिएगा। ये एक्चुअली असल में ये काफी लोग इस तरह की बात करते हैं कि पुलिस लेट पहुंचती है जगह पे, शायद पेट्रोल नहीं मिलता, क्या मतलब? नहीं, अब हम लोग इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है। ऐसा ही है कि जो जगह देखें हमारे सामने, अक्सर कभी ऐसा हो रहा हो, कभी अगर ऐसा कोई अवाम से इत्तेफाक हो, अवाम अगर गिला करे कि वो सामने स्नैचिंग हो रही थी और पुलिस ये खड़ी थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं, ऐसा तो फिर बात पता चले। बिल्कुल है नहीं, तो मतलब हम उस जगह पर पहुंचते हैं ना, हमारी कोशिश यही होती है कि हम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो हम मैक्सिमम यही कोशिश करते हैं कि हम पेट्रोलिंग करते रहें मुसलसल, हम इसलिए रेस्ट भी नहीं करते। 8 घंटे मुसलसल बाइक पर घूमना। अच्छा, बाइक भी तो आप लोग को इतनी बड़ी बड़ी दी है, छोटी मोटी बाइक है, बंदा 2-3 दफा चक्कर लगा लेता है, उसको तो एक चक्कर में 3-4 चक्कर के बराबर होती है। तो इसका क्या रीजन है? पीछे सामान सारा लगा होता है, उसका क्या रीजन है? मतलब दूर से डाकू को पता लगे कि आ रहा भाई साइड पर जाओ, क्या सीन है इसका? मुझे समझ नहीं आती ये बात। अब ये ऑफिसर्स ने ये वाली बाइक निकाली हुई है, ये 150 बाइक हैवी बाइक होनी चाहिए ना, मतलब बाइक्स में मैं भी एक बात मतलब एक आपको दूंगा कि 150 में फर्ज करें आप 1 लीटर में अगर यहाँ से कोने तक जाते हैं तो 70 में आप यहाँ से सदर तक चले जाएंगे। तो ये भी फर्क होता है ना चीज का। 70 के ऊपर स्ट्रक्चर बड़ा रखा वाला मसला थोड़ी है। वही चीज है कि अब ये 150 बाइक है, इस पे पेट्रोल भी एक तो ये ज्यादा खाती है, बिल्कुल इसकी टंकी बड़ी है, ठीक है, इसकी माइलेज ज्यादा है। दूसरा ये कि ये हैवी भी बाइक बहुत है। 70 पे अगर आप खुदा न खास्ता, क्योंकि अक्सर हमें अगर कभी चेजिंग करनी पड़ती है ना, तो वो जो होते हैं डिफॉल्टर्स होते हैं, डकैत होते हैं, कोई भी हो जाए, तो उनकी बाइक अक्सर मैंने तो जब भी देखी ऑल्टर ही देखी है, वो बड़ी स्पीड में भगाते हैं। वो एक्सपीरियंसड होते हैं, क्या होते हैं नहीं पता, वो बड़ी स्पीड में भगाते हैं। हमारे साथ भी काफ़ी ऐसे लड़के हैं एक्सपीरियंसड हैं, 8-10 साल से वो लोग बाइक चला रहे हैं, रोड पर ही काफ़ी एक्सपीरियंसड है, वो तेज़ चलाते हैं। लेकिन 70 पे बंदा गिर जाए उसका इतना नुकसान नहीं है, 150 पे गिर जाए तो उसका बहुत नुकसान है, क्योंकि वो बाइक भी बड़ी हैवी है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा मोहसिन कि जैसे फर्ज करें मैंने आपको फोन किया कि मोहसिन भाई हमारे घर में, मतलब आपको मोहसिन भाई नहीं, इवन मैं एक आपको कॉल किया मैंने पुलिस को 115 पे कॉल किया कि 15 पे कॉल किया कि हमारे इलाके में डकैती हो गई है। वो पीछे से 5-6 गाड़ी इतना हॉर्न बजाती है कि डकैत पहले निकल जाती है, वो इतनी तेज लाइटें जल रही होती है कि पाइया सी आ गए और छुप जाओ। तो ये क्या सीन है? मुझे थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि लोगों को काफी गिले हैं इस बारे में कि जब हम शो शुरू करते तो हम यही मैसेज आ रहा था कि ये आ गए तो उनको भगा दिया। या एक मिथ्स जो बहुत ज्यादा बन चुकी है, जिससे साद भाई भी एग्री करेंगे कि ये हॉर्न सायरन इसलिए बजाया जाता है कि हम आगे अलर्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है, ये असल में एक पॉलिसी, जैसे ये सेम पुलिस और एम्बुलेंस की सेम है ये, कि आप सायरन ऑन रखोगे ड्यूटी के टाइम। तो सायरन ही इतना दुखी होता है, वो तो वाकई में पता लगता है कि दुख कोई इमरजेंसी में जा रहे हैं। उसकी ये रीजन है कि उसे जगह चाहिए, या तो उसे इमरजेंसी किसी जगह पे पहुंचने, पेशेंट को उठाने, या उसके पास पेशेंट है उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है, इसलिए वो सायरन कंटिन्यूअसली बजाती है। नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एम्बुलेंस का और अपनी गाड़ी का सायरन देखेंगे ना,
तो जो एम्बुलेंस का सायरन है ना, वो ऐसा लगता है गला खराब है थोड़ा सा ना, ये तो उसको ठंड लग गई है या बलगम शलगम है कुछ ऐसा फील, लेकिन आपका सही वाली आवाज आ रही थी दूर से कि यानी यहाँ पे बज रहा है तो काला पुल पे आराम से आवाज आएगी। नहीं, ये हम लोग भी जो अक्सर सायरन बजाते हैं ना, तो सायरन हम इसीलिए बजाते हैं कि अगर कंप्लेंट आई है हमें कि यार फलां जगह फौरन पहुंचना है, तो आपको भी पता है कराची की आवाम हर किसी को जल्दी लगी है, गाड़ियां बीच में लाते हैं, तो सायरन बजाने का मकसद डकैतों को भगाना नहीं, रोड क्लियर करवाना है सही। कि हमें जगह दो, हमें निकलने दो। सही सही सही। और काफी वक्त ऐसा हुआ भी, आपने देखा सायरन बजा कर आए लेकिन डकैतों को पकड़ा भी है। अच्छा अच्छा ऐसा हुआ भी तो है। कभी तस्वीरें डाली फेसबुक पे, ये डकैत है ये वो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनके मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं तो बीच में बंदे गलत होते हैं, वो होते नहीं है, ऐसा बात सही है? ये तो बाला सरान तक को पता होगा, मैं तो नहीं पता। लेकिन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक पूरा चैनल बना है कराची पुलिस के नाम सही। से। उस पे केपीओ पे अभी हमारे ये नया आईजी साहब आए, राजा रिफत मुख्तार साहब, और एडिशनल तो काफी आईजी। चेंजेस देखिए मैंने तो बाकी इन ये ऑफिसर्स आए ना, इनकी वजह से बकायदा चेंजेस हुई है सिंध पुलिस में, ऐसा ही क्योंकि है। उन्होंने ये काम शुरू किया है कि यंग जनरेशन को, सबसे पहले एडी ख्वाजा साहब, उन्होंने यंग जनरेशन को भर्ती करने का कहा था कि फिट लड़कियां, यंग लड़कियां, प्रोग्रेस मिलेगी। तो प्रोग्रेस अभी सब देख भी रहे हैं। तो यही बात है कि ऑफिसर्स चेंज हो ना, ऊपर अमला अच्छा हो तो नीचे वाले खुद अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक चीज और मेरा सवाल है कि फर्ज करें मैं किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं था, ठीक है, लेकिन मुझे शक के बिना पर पकड़ा गया, ठीक है, फिर जब शक के बिना पर पकड़ा जाता है तो सीआरओ भी होता है आपका, फिंगर्स भी लगवाई जाती हैं। आप काफी दफा ऐसा होता है कि आपकी एफआईआर को भी चैलेंज कर दिया जाता है कि गलत एफआईआर थी, गलत चीजों में आपको उठाया गया, ठीक है, तो वो फिंगर खत्म हो जाते हैं या कुछ सुनने में ही आया कि फिंगर एक हद तक खत्म होते हैं, उसके बाद फिर जब आप रिकॉल करवाते हैं चीजों को तो वो सामने आ जाते हैं। वो सामने यही आता है कि आपके जो एफआईआर कटी थी वो गलत थी, लेकिन आपका रिकॉर्ड रहता है। ये असल में मैंने थाने में, मतलब ये इस चीज की जिसको ज्यादा नॉलेज है ना, वो वही होगा जिसने रोजनामचा चलाया या जिसने आईटी में काम किया। ऐसे बंदे को भेजे ना मेरे शो पे, मुझे पूछना है काफी ये मुझे जितनी नॉलेज है मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ ठीक ठीक। कि किसी पर अगर, जैसे अभी मिसाल के तौर पे अगर आपकी मिसाल देता हूँ, अगर आपको शक की बिना पर उठाए तो सबसे पहले आपका सीआरओ किया जाएगा कि आपका पास में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा। अगर आपका सीआरओ होगा, मिलेगा, तो फिर आपको अभी जिस केस में उठाया उस केस के हिसाब से बंद किया जाएगा। सही ठीक है। अगर सीआरओ नहीं है तो बंदे को वैसे ही छोड़ देते हैं। सही ठीक है। लेकिन अगर एफआईआर हो, अब गलत है सही है ये फैसला कोर्ट करता है, सही। क्योंकि एफआईआर का रजिस्टर वो कानूनी रजिस्टर है, उसके हर एक पेज का हिसाब है, हर एक पेज का नंबर है। एफआईआर अभी कोई मूवी तो नहीं है, फाड़ नहीं, दिया लेकिन फेंक दिया, उसका एफआईआर हिसाब होता मौजूद, है। अगर किसी के पास मौजूद है, जैसे मेरे पास ये एफआईआर है, इस पे लिखा हुआ है कि कोर्ट से बरी हो चुका हूं मैं, मेरी जो एफआईआर थी वो भी गलत थी, शक के बिना पर किया गया था, और जिस बंदे ने उठाया उसने भी एक्सेप्ट किया कि ये गलत था, ठीक है। उसके बाद सीआरओ खत्म हो जाता है। जी, सीआरओ हो जाता है, कोर्ट से मैटर क्लियर हो गया है। तो सीआरओ खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये एक फनी बात है थोड़ी सी, अगर इजाजत दे तो। अच्छा, जब गाड़ी में बैठाते हो थपकी क्यों देते हैं? वो चेक करते हैं कि हाथ में वजन है या नहीं है, क्या वजह क्या है? वो मैं पूछूंगा आपसे इसके बारे में, लेकिन साद भाई की तरफ आते हैं। साद भाई ये बताएं कि अब आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छा काफी लोग, क्योंकि रमजान की आमद है, ठीक है जी, तो अब मुझे ये बताएं कि आपने भी कुछ ऐसा खुशहाली प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर आपने कुछ कीमतें कम की हों, या आपने जो है वो ये रखा हो कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक हमें बताएं कि आप कितनी पेमेंट कर सकते हैं, कितनी किस्त दे सकते हैं, और अगर कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि रमजान का महीना है, ये मसला हो जाता है, तो उसमें कोई प्रोजेक्ट है आपका ऐसा? अच्छा देखिए, ये तो प्रोजेक्ट से हट के भी बात करें तो रमज़ान पे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो है ये सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन हमारी होती है। प्रोजेक्ट्स के अंदर देखें, ऑफर्स रमज़ान के नाम पे सब लेकर आते हैं। सही। मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं तो कहता हूँ 4,000 रुपये माहाना किसी को देने हैं, तो इससे कम, इससे अच्छी ऑफर आपको क्या मिलेगी? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वो भी तमाम अप्रूवल्स के साथ, जबरदस्त, सारी चीज़ों के साथ, और 5 साल तक के आपके पास पेमेंट टाइम होता है। टोटल कॉस्ट ही 4.5 से 5 लाख एक शॉप की आती है, जो कि 5 सालों में देने। सही। तो इजी टू एक्सेस होता है ये लोअर क्लास के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूँ मेरा यही पॉइंट था कि लोअर को टारगेट करूँ, क्योंकि लोअर जो है ना, उनके माइंड से एक चीज खत्म हो चुकी है, वो ये सोच ही खत्म हो गई है कि उनको घर बनाना है या वो बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके सामने अगर आप बात करेंगे एसेट्स की तो वो बोलेंगे कि अरे भाई पॉसिबल नहीं है, उन्होंने इस चीज को नामुमकिन करार दे दिया, तो वो सोच को हम खत्म कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है ना, फिर उसके बाद वापस आते हैं। फर्ज करें कुछ लोग होते हैं, जैसे कि अनम ने मुझे एज ए नौकर रखा अपने घर पे, ठीक है। अब अनम प्रॉपर्ली एकदम से पेमेंट्स नहीं कर सकती। अनम क्योंकि एक अपनी साख रखती है, एक कंपनी ओन कर रही है, कुछ भी, तो अनम के लिए अगर ये कहती है कि मेरा जीशान वर्कर है, मैं इसको 2 कमरे और 1 लाउंज का फ्लैट देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इजी एक्सेस पर
मिल जाए जिसकी 10-15 हज़ार रुपए मंथली हो, ठीक है, उसके बाद ओनर आराम ही रहेगी, लेकिन फिल वक्त वो अपने जो वर्कर है उसको सर छुपाने की जगह दे रही है। तो ऐसी भी कुछ चीजें आपके पास मौजूद है, एक्सेस है ऐसा कि 10-15 हज़ार में आप फ्लैट के भी मालिक बन सकते हैं 5 साल के अंदर, ऐसा कुछ है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्लान में वो जो लिमिटेड प्लान है वो 18 से 20 हज़ार तक मतलब का है ना, bottom ये मैंने बस लेकिन पूछने ये का। बिल्कुल है मेरे पास। बिल्कुल जबरदस्त। तो अब साथ भी इसी तरीके से एक रिक्वेस्ट आपसे भी और होगी, क्योंकि मैंने आपसे एक दफा पहले भी डिस्कस किया था कि हमें इस चीज को लेकर चलना है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बिल्डिंग्स की बात करते हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट आ गया, 5 इतने फ्लैट नहीं होते जितनी लिफ्टें दिखा देते हैं वहां पे। तो मसला ये होता है कि लोग, इतना बड़ा पार्क है जब वहां पे जो खुदाई भी नहीं शुरू हुई होती। तो मसला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप जब एक प्रॉपर नाम है, मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको क्या कहते हैं, आपसे मुलाकात हुई थी मेरी आर्ट्स काउंसिल में, बकायदा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने आपको डाइस पर बोलते हुए देखा था तो मैंने सोचा था कि इस बंदे को बुलवाना है, लेकिन अल्लाह ताला पूरी कर देता है आपकी विश। तो अब आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स है ना, देखें मैं फिर एक बात बोलूंगा कि आपको मैंने बोला कि साथ भाई ये गाड़ी इतने 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 की है, ठीक है ना, अब आपको पसंद आ गई मेरी बात तो आप जाके ले लेंगे, लेकिन एक बंदा जिसकी बाइक खरीदने की हैसियत नहीं है और उसको आप घर लेकर दें और इस तरीके से कि उसके ऊपर जो उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा उसके लिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने वक्तन फवक्तन अब शो पर आते रहें। बिल्कुल वेलकम, हाजिर है। बिल्कुल जनाब। जी है ना, अब आप सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा ये सवाल है थोड़ा सा अजीब सा है कि आप मतलब जो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं घर का, तो वाकई वो पूरा होता है या पीछे से प्रॉपर्टियां जब्त हो जाती हैं? देखिए ख्वाब हम नहीं दिखाते, सही है, ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। हाँ, वो हकीकत ठीक है। होते हैं। बिल्कुल होते हैं। उसकी सबसे जीती जागती मिसाल ये है कि माजी किसी भी, कहते हैं ना, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी जगह पे तो आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स देखते हैं, ठीक है। मैं तो खुद डिफरेंट, शायद आपने वीडियोस देखी हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है वो यूथ को अवेयरनेस दे रहा होता हूँ, और मेरा प्रॉपर्टी अवेयरनेस का कैंप्स भी डिफरेंट लग रहे होते हैं, तो उसमें हम तो यही बता रहे होते हैं कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं ना तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ दिमाग में रख के करें, और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि लोग मासूम हैं, लोगों को नहीं पता होता। लोग आज भी हमारे पास आके जब लोग क्यूरियस करते हैं ना कि आपके पास ये है अप्रूवल है, वो अप्रूवल है, तो सम टाइम मुझे हंसी भी आती है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि इनको पता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अप्रूवल मुझसे ले रहे हैं, हालांकि अप्रूवल मैं तो बेच रहा हूँ ना एक चीज, मैं तो सारी चीजें रख दूंगा सामने, इदारों से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरी प्रोजेक्ट है, उसके जो अप्रूवल है वो इदारों के, मैंने आपको दिखाया, आप जाएं पहले जाके इदारों से वेरीफाई कराएं। सही है। मेरी कंपनी है, अगर मुझसे करोड़ों की डील बैठ के कर रहे हैं तो मेरी कंपनी की बाकायदा एफबीआर में रजिस्ट्रेशन है, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, हम टैक्स पे करते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो मैं अवेयरनेस कैंप्स में भी कहता हूँ कि पैसे जब लगा रहे हो ना, देखें आप कुछ भी कर लें, डॉक्यूमेंट्स तमाम लैंड्स के मिल जाते हैं, भले वो इलीगली क्यों ना हो, दिखाने के हद तक आप लोग जो है मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जिससे बैठ के डील कर रहे हैं वो बंदा क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, या जिस बंदे से आप डील कर रहे हैं उसकी मार्केट के अंदर उसकी अपनी जो है वो क्या क्रेडिबिलिटी है, इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, एक और सवाल है कि अक्सर लोगों की जो प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए बेहतरीन सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट इदारों के पास जाएं या आपकी तरफ आएं, आपसे राब्ता करें? अगर माशाल्लाह आपका नाम तो मैं बताना भूल गई थी, हब ऑफ प्रॉपर्टी के सीईओ हैं माशाल्लाह से, जो मैं भूल गई थी, उसके लिए माजरत। कोई इशू नहीं है। तो इसका मुझे बताएं। देखिए हमारे पास भी अगर आएंगे तो हम भी वेरीफाई इदारों से ही करते हैं। बात ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता। अब लोग हमारे पास आ सकते हैं क्योंकि हम अपने आप को कंसल्टेंसी का इदारा बताते हैं, हम सिर्फ बेच नहीं रहे एक चीज, हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई इशू है, किसी की जमीन जो है उस पर कब्जा भी है, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है तो वो कंसल्टेंसी के लिए हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, हम उनको जो है उनके जो मैटर है उसके हिसाब से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते सर्विसेज के। सही है, बस तो हम बेचने नहीं बैठे हुए। अगर मतलब आपको किसी भी जगह का आके प्रॉब्लम है, इशू है, या कहीं पर भी शक आ रहा है, जैसे कि एक शारा फैसल पर एक प्रोजेक्ट को तोड़ दिया गया, तो इस हिसाब से अगर कुछ आपको शक आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमें सही नहीं लग रहा, तो वो भी आके आपसे वेरीफाइड करवा सकते हैं कि साथ भाई ये हमें चेक करके बताएं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप उस तरीके से भी लोगों को एडवाइस देते हैं। देखिए मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को वेरीफाई करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ कि सही है, मैं भी इदारों से वेरीफाई करवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, इदारों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ये इदारा फॉलो करता है और उसके मुताबिक ये 100% लीगल है और ओके है।
सही। अब जाहिर है बहुत सारी चीजें मिसकैलकुलेटेड भी हो जाती हैं, जरूरी तो नहीं है कि फ्रॉड हो। बिल्कुल सम टाइम ऐसा होता है कि इदारों से वेरीफाई भी है, लीगल भी है, सब कुछ है, लेकिन पोजीशन 5 साल बोला था और 5 साल में नहीं मिल सकी किसी भी वजह से, सही। तो वो फ्रॉड नहीं होता, वो मिसकैलकुलेटेड होती हैं चीजें, सम टाइम हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता किसी और प्रोजेक्ट की, सिवाय उनके जो मेरे अपने। ठीक है जी, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बोलूंगा साद भाई, कि आपने कहा कि मैं माशाल्लाह मुख्तलिफ कैंप्स करता हूँ, तो मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि आप जब खवातीन आती है तो लड़कों को साथ जरूर लाएं, क्योंकि आप तो उनमें गुम हो जाएंगी, तो वो लड़कों को सुनना चाहिए उनके लिए, तो लड़के साथ जरूर लेके आया करें। अमित जी, हम साउथ की तरफ आते साथ मुझे ये बताएं कि आप जो है वो, आप क्योंकि जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहां पे ठंड बड़ी पड़ती है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अच्छा लगता है ज्यादातर घूमना? क्योंकि मैंने सुना है कि जो एबटाबाद के लोग हैं वो यही कहते हैं कि ठंड का मौसम बड़ा अच्छा होता है, गर्मी जो है वो मुश्किल हो जाती है, जबकि कराची में हम कहते हैं कि गर्मी है या सर्दी है, जो भी हमने तो काम करना है, क्योंकि हम गर्मी के बड़े आदी हैं। तो कहते हैं ना 50-55 में भी हम रोजे रख के काम कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको ज्यादा हाइकिंग का या ज्यादा घूमने फिरने का मजा किस मौसम में आता है, या अपने टूर्स किस मौसम में लेके जाते हैं? ज़्यादातर टूर जो है वो हम समर में ऑर्गेनाइज करते हैं ना, क्योंकि समर में ग्रीनरी वहाँ पे ज़्यादा होती है। विंटर का ये है कि हर तरफ जो है, हर साइड वहाँ पे स्नो ही है, तो स्नो देख देख के जो है वो टूरिस्ट पक जाते हैं। सही। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे छुट्टियों पे आया हूँ। सही सही सही। मैंने कहा समर था, तो मैंने कहा विंटर था, वहाँ पे विंटर चल रहा था, तो मैंने कहा कि कराची जाके एंजॉय कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। सही सही से। कभी ऐसा किसी ने बोला कि मुझे लावा दिखाने लेके चलो? ये एडवेंचर है ना, कुछ भी हो सकता है। नहीं, इतनी हाइट पे तो मैं अभी तक नहीं गया हूँ। सही। तो आई विश के मैं भी लावा देखूं, मेरी भी विश है। शादी कर ले मेरे भाई, हो जाएगा। और वो जो दूल्हा बनते हैं ना, वो फिर लावा अरे जी, हम आते हैं मौसम भाई की तरफ। मौसम, ये बताएं कि आपने जैसे साद भाई की बातें सुनी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने भी बिजनेस की तरफ जाना है? माइंड तो मेरा भी बिजनेस की तरफ था, क्योंकि इस दौर में मेरे ख्याल में अपना बिजनेस सबसे बेस्ट है नौकरी से ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, जो एक चीज मैं पूछना भूल गया, क्योंकि जो सीआरओ करेक्शन आ जाती है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि मेरा डिफॉल्टर क्लियर हो गया, मैं नहीं था, मुझे इंस्पेक्शनली मुझे पकड़ा गया, उसके बाद जो है वो आप मुझे बताएं कि अगर सीआरओ को प्रोसेस डाला जाता है तो कितने अरसे में क्लियर होकर मिल जाता है? ये मैंने कुछ सुना है इस तरह के 40 साल तक आपका सीआरओ रहता है। 40 साल एक बंदे पर अगर एफआईआर हो जाए तो 40 साल तक उसका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एफआईआर से बचो। काफी लोग होते हैं ना, ये बाहर तो जाने ऐसे वाली बात है। बाहर जाने की भी कोशिश करते हैं तो नहीं जा पाते, अच्छा, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, बाहर नहीं जा सकते। नहीं जा अच्छा, सकते। एक चीज मैंने सुनी है कि अगर आपकी कोई तगड़ी एम्बेसी मिलती है आपको, तो वो तो खत्म करवा लेती है। अब यहाँ पर हम चले, इस बारे में मैं आपसे मजीद डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि जो, क्योंकि मैं इस चीज पर एक शो करना चाहूंगा, केस खत्म होने के बाद जब सीआरओ का जो प्रोसेस है, इस पर मैं एक शो करना चाहूंगा अपने ही यहाँ पे ना, ठीक है, क्योंकि लोग जो इस चीज से प्रॉब्लमेटिक होते हैं ना, अच्छा, लोगों को एक वो नहीं फुफ्फो बन के राय बड़े लोग देते हैं ना, मेरे तो बहुत बंदे हैं, मेरे तो अपने घर में उनकी नहीं सुनी जा रही होती, आपको वो राय दे रहे होते हैं। तो मुझे एक शो करना है उन लोगों पर जो कि गलत तरीके से ट्रैप हो गए हैं। आपकी भी गलती नहीं है, आपको भी पीछे से इंफॉर्मेशन थी कि ये काम करना है, क्योंकि आप तो हुक्म के गुलाम है ना, ऐसे ही है। आप कहते हैं ना कि मैंने एक आर्मी वाले भाई से बात हो रही थी, तो कहते हैं हम तो आपके भी गुलाम है, सरकार के भी गुलाम है। तो मैंने कहा फिर बेगम तो खुश रहेंगी कि अब इतने गुलाम है, तो वो हंसने लगे। तो मुझे ये बताएं कि आपका इस तरीके से मुझे आपने कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करके देना है, नेक्स्ट वीक कर दें, उससे नेक्स्ट वीक कर दें, व्हेनेवर यू कैन, तो मुझे इस पर एक बेस शो करना है। डन हो गया? इंशाल्लाह। पक्की बात है। ये ना क्या बोल जाए कि मुझे तो प्रोजेक्ट ऑफर होगा था, मैं तो शूटिंग के लिए जा रहा हूं टर्की, तो फिर बुरा हो जाएगा काम। नहीं, वो अल्लाह करे शूटिंग में तो सब। मना कर रहे हैं। शूटिंग में तो नहीं जाना ना आपने? नहीं नहीं, फिलहाल तो ऐसे कुछ बस नहीं। मैं ठीक है। नहीं, ये भी कंफर्म करो ना कि नहीं जाएंगे। पता तो चले, वो शूटिंग हो रही 3 दिन की थी, मेहंदी माही और बारात, तो वो काम, तो वो वाली चीज तो, ऐसी वाली शूटिंग तो अभी नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी क्योंकि वो वाले हीरो आप होते हैं ना, चाहे जैसी भी फिल्म बने, हीरो आप हैं। तो अच्छा जी, तो ये बताओ कि अब जैसे कि हमारे साथ भाई मौजूद हैं, तो आपको भी शौक होता है, क्योंकि आप तो गन शन तो बड़ी जबरदस्त आपने तरीके से चलाना सिखाई, वो मैंने भी सीखना, अंगूठा पकड़ना कैसे। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपका कभी दिल किया कि किसी नॉर्दर्न एरियाज में घूमने जाए? बेसिकली मैं खुद भी नॉर्दर्न एरिया से ही हूँ, लेकिन मैं ज्यादा पहाड़ों पे, इधर एडवेंचर वाली जगहों पे ज्यादातर गया नहीं हूँ। सही। मैं नॉर्दर्न एरियाज में भी जहाँ घूमा तो वो पब्लिक प्लेसेस ही होते थे, जैसे एबटाबाद में एक हरनोई प्लेस है, मतलब वो ना ज्यादा हाइट है, पानी पानी है बस वहां पे, पानी है उधर, इतना ज्यादा गोल वाला झूला लगा, बस उसको झूल के एरियाज में नहीं घूमा हूं मैं ज्यादा, लेकिन शौक है। लेकिन गरीब बड़ा अच्छा वहां एंजॉय कर लेता है, 15 रुपए का झूला झूला काम हो जाता है, खाना वाना खा के घर से, ये जबरदस्त बात है। ये भाई है अमेरिका शमेरिका। तो ये बताएं कि अब जो है साद भाई ने नेक्स्ट टूर कहाँ का रखा है, कहाँ जाना है? फिलहाल तो
2 से 3 महीनों तक कोई टूर प्लान नहीं है। अच्छा, मेरे सामने कहने वाले थे 2 से 3 साल, लेकिन ये तो नहीं, बहुत 2 से जल्दी। 3 महीनों तक तो कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज और इलेक्शंस को भी लेके जो है, काम को लेके सारी चीजें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को सपोर्ट नहीं सपोर्ट क्या कह सकते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो ताल्लुकात सबसे ही हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर है। ये वैसे एक बात मैं बोलूंगा साथ भी, जब लोग काफी चीजें कर रहे होते हैं ना, कहीं ये भी हम देखें अगले जो इलेक्शंस होने हैं उसमें वोट दें सिर्फ बिल्डिंग को, पता चले बीच में 7 भाई का पोस्टर लगा ये खड़े हैं ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता था, लेकिन वो पहले हो जाता। तो मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट फिलहाल में जो नहीं है, और बिजनेस मेरी जो है वो पहली प्रायोरिटी है। माशाल्लाह, बिजनेस में जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज इनसे भी पूछा, पॉलिटिशियन की बात हो रही है ना, आप बताएं, देखिए कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहते, क्योंकि आप माशाल्लाह आंसर बड़े अच्छे देते हैं। कौन सी फेयर पार्टी आप समझते हैं कि जो कि इंतखाबात अगर लड़ती है, चाहे वो पीटीआई है, पीटीआई को बाहर कर दिया जो कि नहीं है, देखें एक इंसान से उसकी पहचान खींच लेना तो वो गलत चीज है, ठीक है। उसके लिए तो मैं भी कहता हूँ कि आप फेयर इनफ बात करें, आपको तनकीद उन्होंने किया, तनकीद पर तनकीद करें, लेकिन ये थोड़ी सी चीजों को देखना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं कि वो वाकई में अगर आएगी तो काम करके दिखाएगी। देखिए इस वक्त अगर मैं बात करूं, बात वही हो जाती है कि पार्टी का नाम लो तो ले दूसरे वाले जो है वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन बता लेकिन नहीं, ये एक बहुत ये तवील डिस्कशन है, जो अगर आप बिहाइंड द कैमरा करेंगे तो आप इस बोलेंगे कि यार वाकई एक डिस्कशन थी। अच्छा, मैं एक बात सुन, अगर एक चीज होती है जैसे कि फर्ज करें आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आपको आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कह रहा कि आप करें, तो लेकिन अगर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं आप, तो अगर उनके ये 7 वाले भाई का निशान मिल गया उनको, तो आप थप्पा लगाएंगे उन पे जाके या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हमें निशान से क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है, निशान तो कुछ भी नहीं है, वो भाई देखे अपने पाँव का निशान छोड़ा। सबसे ज्यादा पार्टी के अंदर भी एक चीज होती है कि हर बंदा वोट अपने मुफाद पे देता है। ऐसे ही है। अगर मैं हूं ना, मेरा बिजनेस है ना, मेरी प्रायोरिटी, तो मैं ये देखूंगा, मुझे नॉर्मल जनरल बात करूं, सिर्फ अपनी नहीं, मुझे ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी के आने से मेरा बिजनेस स्टेबल होगा। बिल्कुल, भले उस पार्टी ने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दे। ऐसे ही है, हकीकत बता रहा हूं, जनरल बात कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, होता ऐसा है। तो उस टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो फिर मेरी भी एक पार्टी है, लेकिन मैं कहता हूँ ना 100% सपोर्ट में फिर भी नहीं कहता कि भाई इनको ही वोट करना है, लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी सिंध के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप काम कराने की बात करते हैं, बिल्कुल, अगर आप बल्दियात की बात करें, आप किसी भी लिहाज से, अगर आप स्पेशली लैंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं। मैं एक बात बोलूं कि मैंने माजीन का पढ़ के देखा, तो जब इनकी हुकूमत थी, जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी सिंध सेक्टर के लिए, ठीक है। तब मैं भी अपॉइंट हुआ था एज अ कैबिनेट करूंगा। तो ये चीज मैं बताऊंगा। अजीब भाई, आप बताएं कि आप, मुझे लग रहा है घूम गए कहीं पहाड़ों शहाड़ों में। ये बंदा ये कराची में मौजूद होता है, मुझे लग रहा है कि आप भी तुर्की घूमने का सोच रहे हैं, इनको देख देख। क्वेश्चन इतना टफ पूछ लिया कि मैं जरा सोच में पड़ गया हूं कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना है। नहीं, आप किसी को सपोर्ट करते हैं वैसे? तो आप तो वही बोलते होंगे ना कि आप आए एडवेंचर छोड़े, वोट छोड़ डालना, मुझसे टूर प्लान करवाएं। आई थिंक मुस्लिम लीग नून, उनके टाइम पीरियड में जो है इकोनॉमी स्टेबल थी, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन है वो इकोनॉमी। लेकिन आपने जहाँ पसंद किया वो पीपल्स पार्टी की हुई, तो फिर क्या करेंगे, शादी नहीं करेंगे वहां पे? ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए किसी एक की आप कवारे बच्चे, आप भी आपके लिए बोलूंगा, क्योंकि साथ भाई उस ट्रैक पे चल चुके हैं, कभी भी घोड़ी चढ़ जाएंगे, ऐसा ही है। तो साथ आपके लिए कुछ है, हाथ शाथ पीले करने का कुछ शादी का? हाँ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। डर क्यों रहा भाई, मैंने कौन सा बम बनाने का मसला हो गया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका है कि आपने कहाँ पर करनी, कुछ देखा है शादी? एक आंख से नहीं, एक्चुअली है एक जगह पर बात हो रही है। सही, आप करवा रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, ये मुश्किल होती है ना। आप करवा रहे हैं ना, तो माशाल्लाह भाभी, अगर आप देखें भाई को तो ऐसे नजर उतारिएगा, ये इनको नजर ना लगे। अच्छा ये बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं जिशान भाई वैसे तो जो मुझे बंदूक दे मैं उसी को सपोर्ट करता हूं। ये आपका आंसर हो सकता है। जो पार्टी आके हमारे इंक्रीमेंट बढ़ा है हम उसको सपोर्ट करें। नहीं, वैसे एक बात मैंने देखी कि आप लोग, अच्छा इंक्रीमेंट पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे मुख्तलिफ टाइम पर अनम हम देख रहे होते हैं कि 35% पेंशन में इंक्रीमेंट की गई है, जो बिल्कुल कह रहे हैं ज्यादातर पीपल्स पार्टी ने किया है, रमीज भाई बता रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की भी इंक्रीमेंट्स होती हैं उसी के साथ साथ, क्या वो पेंशन वालों के लिए क्योंकि वो दुनिया से चले गए? नहीं, हमारी भी होती हैं, साथ ही होती हैं। जी। अच्छा आप लोगों, अच्छा एक चीज मुझे और बताइएगा कि माशाल्लाह आप पाकिस्तान पुलिस से हैं, यानी कराची पुलिस से हैं, सिंध पुलिस की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को ऐसा मार्जिन होता है कि जैसे मोहसिन ने शादी की तो फिर वाइफ के लिए आपको जो है वो कुछ फंड्स मिलें, या आपको कुछ मेडिकल में सपोर्ट मिलती है, कुछ ऐसा होता है?
ये पहले तो नहीं था लेकिन अभी हुआ है। सही। ये जो नए आईजी हैं ना, राजा रिफत साहब, सही। तो इन्होंने ये एक पहले लेटर निकाला था लेकिन अब उसको कंफर्म कर दिया है सही। कि जो भी न्यू कांस्टेबल, मतलब पुलिस में अब कोई भी शादी करेगा न्यूली मैरिड, तो उन्हें निकाहनामा दिखाना होगा वेलफेयर ब्रांच में, अकाउंट ब्रांच में, तो वहां से उन्हें सिंध पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि जैसे फर्ज करें किसी का बाप जॉब करते हुए शहीद हो गए किसी भी, तो कोटा सिस्टम है कि बेटे को अगर वो एलिजिबल है तो उसको जॉब मिल जाए बाप की जगह? जी जी, शहीद कोटा होता है। शहीद कोटा होता है। जी, और जी। वैसे अगर कोई रिटायर हो गया तो अपना बेटे को अपनी जगह पे लगवा सकता है? नहीं, रिटायरमेंट का कोई कोटा नहीं है, पर उसके बेटे को बाकी सिविलियंस की तरह ही मेरिट पे आना होगा, सही। क्योंकि अब मेरिट सिस्टम शुरू कर दिया सारा। अच्छा, कुछ लोग तो शादी करके मेरिट ही है तो मेरिट हो गए तो मसला नहीं, तो ऐसा कुछ मेरिट नहीं, मेरिट। मैं जनरल बात कर रहा था। अच्छा, आप लोगों का कोटा सिस्टम, अच्छा आप लोगों को भी ऐसी चीजें होती हैं कि मैंने जो रेंजर्स का देखा था तो उनको पासेस मिलते हैं, तो ट्रेन का टिकट भी आधा होता है, जहाज का टिकट भी आधा होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं। वैसे मैंने एक भाई को देखा, बाबा को देखा था बहुत पहले, तो उन्होंने कहा कि सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो टिकट फ्री है, कहते हो 6 महीने से डब्बा ही नहीं लग रहा जिसमें टिकट फ्री हो, तो वो डब्बा ही का मसला होता है। तो कभी साथ भी आपके साथ कुछ लोग ऐसे आते होंगे को बोलते होंगे मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे लिए तो थोड़ा सा कंसेशन होना चाहिए? कभी कभी नहीं, सारे ही आते हैं 100 आउट ऑफ 100 कहीं ना कहीं से। अगर कोई किसी का नाम मिलता है, तो अगर कोई इलाके में रहता है तो कुछ नहीं होता है तो बोलते हैं मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, फैन हूँ, या बोले मेरे दादा का नाम भी साथ था, आप लगाने मुझे वाला तो- काम होता हाँ है आपके होता है। साथ। और जब भी आते हैं और हम भी कंसेशन देते हैं, सबको ही देते हैं। सही। नहीं, एक चीज होती है ऑथेंटिसिटी पे। एक बात मैं ये कहूंगा कि हब प्रॉपर्टीज के लिए कि देखिए भाई, मेरा कोई इनसे पर्सन नहीं है, लेकिन मैंने जितना इनका काम देखा, वाकई में ट्रूली काम करके दे रहे हैं। और अगर पैसा नहीं फंसाना तो भाई आप इनसे राब्ता कर बिल्कुल। सकते हैं, क्योंकि देखिए पैसा आपका, जगह उन्होंने प्रोवाइड करनी है, उसके बाद बारबेक्यू पार्टी आपने करनी है, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं ना, तो मैं लेकिन फिर भी एक लिंकर होते हैं, आपको बुलाएंगे जो बिल्कुल तो ये बुलाएंगे। चीज, अच्छा जी, तो ये बात होती है कि अगर सेविंग का बेस्ट हम तरीका कहते हैं तो साथ में वो तो यही होता है कि आप घर बना लें। कहते हैं कि मेरी बड़ी अम्मी कहती थी कि जो घर है ना, वो एक बेटे से ज्यादा आपकी वफादारी करता है, कि अगर आप खुद नहीं रहते तो आपको किराया अर्न करके देता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा साथ में ऐसा हो सकता है कि फर्ज करें मैंने और अनन ने एक फ्लैट बुक करवाया कि हमने अपनी सेविंग के लिए आपसे हमने बात की कि साथ भाई हमें भी 20-30 हजार रुपए वाला जो है मंथली, अब हमने कहा कि साथ भाई आपकी एक जगह बन चुकी है, वहां पर हमने घर लेना है, हम चाहे वहां पर रेंट आउट करके उससे हम किस्त उतार सके, या आप कहते हैं कि नहीं अगर आपने लिया तो आपको खुद रहना मस्ट है? नहीं, इसमें पोजीशन नहीं होती। सही। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो सबसे पहले ये काम हम करते या बिल्डर करता। पॉसिबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जरूर हैं अलबत्ता कि आप वहां पे रेंट प्लस इंस्टॉलमेंट चला सकते हैं, सही, सही। जहाँ पे आपको पोजीशन मिलती है। 50% भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पोजीशन मिल जाती है। सही। पोजीशन के बाद देन आप जो है Rent उसको out कर रेंट सकते हैं। आउट कर सकते हैं। ठीक है। और आपके ऊपर है, अब आपको अगर इंस्टॉलमेंट उसकी 40,000 देनी है तो आपने उसको रेंट आउट 20,000 में कर दिया, सही। तो वो इट्स अप टू यू। बट जाना। ऐसा बहुत रेयर होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या इरादा है जीशा? कि बिल्कुल करना है। और आपके नए प्रोजेक्ट्स कहाँ कर पा रहे हैं? ठीक है, कौन से अपकमिंग वो हाँ। प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उन लोगों के लिए इफेक्टिव हैं कि जो थक चुके हैं अब किराया दे देकर? ठीक है। अच्छा, नॉर्थ कराची के एरिया के अंदर है हमारा 4K चौरंगी से अराउंड 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे। ज्यादातर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे जो है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर ही होते हैं। सही। NTR फेज 1 में जिस तरह से न्यू डॉल्मेन मॉल था, एवरेस्ट मॉल हो गया। इसके अलावा अभी मोस्ट न्यूली जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो मेगा मॉल लॉन्च करने जा रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये अब तक के जितने प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए उन सब के बनिस्बत हर लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, रेट्स के लिहाज से, और जो इंफ्रा इसका डिज़ाइन किया हुआ है, 4 साइड कॉर्नर और ये सारी चीज़ें, और 7 से 8 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन भी आपको मिल रहा है, जिसके अंदर एक्सीलेटर, एलिवेटर, सारी चीज़ें मिल रही हैं। प्रॉपर एक जो है इंटरनेशनल जो है वो जो तर्ज का मयार आप है। कह लेते हैं, इंटरनेशनल तर्ज का कह लें, तो उस तरह का जो है ये मॉल है। तो उस हिसाब से अब तक जितने भी हमने जो एग्जीक्यूट किए हैं उसके अगर सारे हम एक तरफ भी कर दें तो इसकी क्लास एक अलग है, जो मेगा मॉल अब हम लॉन्च किस करने जा रहे हैं। एरिया में है ये? जबरदस्त। ये 4K चौरंगी से 3 मिनट की ड्राइव पर है। ठीक है। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1 के बीचों बीच सराउंडिंग अगर आप देखेंगे तो आबादी है। ये वाली बात नहीं है कि अगर एक चीज आपको कम पैसों में मिल रही है तो वो आपको नॉर्दर्न बाईपास पे मिल रही हो, या आपको जो है वो आबादी से बिल्कुल एक्सटेंशन के एरियाज में मिल रही हो। ये बिल्कुल ऐसी जगह पे है जिसके एतराफ में अगर आप उसके पीछे गली में चले जाएंगे तो 1-1 करोड़ के वहां सिर्फ प्लॉट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो आपका ये मेगा मॉल बन रहा है, ये सिर्फ शॉपिंग गाला है या इसके अंदर रेजिडेंशियल भी मौजूद है?
नहीं, ये जस्ट शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग वाला है जी। पूरा, उसके अंदर आपको शॉपिंग। जी, जी। अच्छा, इसके इर्द गिर्द भी आपकी कोई है रेजिडेंशियल की कुछ है कि वहां पर आप लोगों को घर बना कर दे रहे हैं? जी बिल्कुल है, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना कि जो मेरा अपना प्रोजेक्ट है जो इस वक्त हमने लॉन्च किया वो इस वक्त सिर्फ मेगा ही है। ठीक है। इसके अलावा वो पर्सनल चीजें होती हैं, अब कंस्ट्रक्शन का काम हमारा भी है, तो अब वो हमारे पर्सनल एक चीज होती है कि हम किसी को फेवर कर देते हैं। हमारे पास ऐसा सिस्टम भी है कि अगर कोई घर अपना किसी ने प्लॉट ले लिया पैसे जमा करके, अब कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हुई है, अब वो कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहा है लेकिन नहीं करा पा रहा, था वो जमीन का क्या फायदा रहा है, वही रेंट पर है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पा रहा ना। तो इसमें हमारे पास ये सिस्टम होता है कि हम जो है इंस्टॉलमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन पे भी दे देते हैं मैं ये पूछने कि वाला था। 2 से 3 महीने में आपको हमने बना के दे दिया, अब आप उसकी पेमेंट जो 1 साल में करें जिसके अंदर इंटरेस्ट 0% है। सही सही, जबरदस्त। बहुत देखिए जबरदस्त। मैं एक बात बोलूंगा साथ भाई कि आपने खुद ही वो बात कर दी कि आपकी तरक्की के पीछे ना 0% इंटरेस्ट है। जहां बिल्कुल। सूद आ गया वहां खुदा से जंग आ गई, जहां बिल्कुल खुदा ऐसे से ही। जंग आ गई वहां बर्बादी शुरू हो गई। और इस चीज पे मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो डील बना रहे होते हैं, तो मेरी डील बहुत सारे लोगों को शायद इस वजह से समझ में नहीं आती, क्योंकि लोगों को अट्रैक्शन उसमें ही दिखता है कि मैं 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप मुझे 3 महीनों में कितना देंगे। ऐसे आप ही है। उनको बोले मैं आपको दूंगा 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, तो वो आपके पास इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जब आप हकाइक बताएंगे तो वो आपसे जो है वो बहुत दूर हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि थोड़ा सा देखिए माइंड चेंज हो गया। फैक्ट है ना, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो लॉस के चांसेस होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही तो हम ये जरूर कहते हैं अलबत्ता कि जो पेमेंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड हम आपको देते हैं, वो पैसे हमने कहाँ लगाए वो रिकॉर्ड आपके सामने होता है, ये नहीं कि हम कहीं भी लगा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हम उसमें लॉस कर जाएंगे तो आपके जो पैसे हैं ना वो तो हम आपको रिफंड करेंगे ही करेंगे, आपको अपने पैसों में नुकसान नहीं होने देंगे, भले हमारा हो जाए लेकिन प्रॉफिट जो भी होगा उसमें हम आपको परसेंटेज देंगे ताकि सूद ना रहे। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन ये चीज लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है हमारे। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा साथ भाई, कहते हैं ना कि बुराई का जो ढोल है ना वो आप छोटे से बजाओ तो बहुत जोर से बजता है, और अच्छाई का आप बड़ा ढोल से भी पीटो तो लोग नहीं सुनते, लेकिन जिस वक्त वो सुनने लगते हैं ना तो उस वक्त बुराई खत्म हो जाती है। लोग इस चक्कर में नुकसान भी अपने ही करते हैं ऐसे ही, ना। ऐसे अब ही। देखें होता ही है कि लालच में आके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 महीने की जगह रियल्टर उनको 4 महीने बोलता है, 5 महीने बोलता है, वो पेमेंट नहीं लगा पा रहा होता क्योंकि उसने वो बेसिकली आगे पीछे घुमा दी होती है या वो नुकसान कर चुका होता है, ऐसे ही है। तो अब वो दे नहीं पा रहा होता रिफंड। फिर आखिर में वो लोग जिन्होंने लालच में 20 लाख रुपए प्रॉफिट 3 महीने 4 महीने की लालच के अंदर आके ये इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो फिर आखिर में उनको पता है क्या कहते हैं कि मैंने जो 50 लाख रुपए लगाए थे यार, एक काम करो वही दे दो यार मुझे, ऐसे ही है। और फिर उसके अगर आधे भी मिल जाएं तो गनीमत समझता है मजबूर हो वो जाते क्लाइंट हैं। कि चलो मरे हुए पैसे बाहर हुए। अच्छा, यही बात वो याद है यूसुफ भाई ने भी शो में कही थी कि मैं इन्वेस्टर्स वो हैं जिनके पास लोग रोते हैं कि हाँ। भाई कुछ तो दिलवा दो, नहीं तो हो है। जाए। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी के साथ आपकी तरफ आते हैं कि आप जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं चीजों में, जैसे घूमने फिरने में। जो मेरी मेन फील्ड है मैंने उसी पे फोकस किया है, ठीक। तो इन्वेस्ट करने का जब टाइम आएगा तो मैं इस पर ज़रूर सोचूंगा, बल्कि साथ भाई से मैं कांटेक्ट करूंगा। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल। अच्छा, जितना आप जोर से सोच रहे हैं ना मुझे लग रहा है कि आप जल्दी सोच लेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं मोहसिन कि आप जो है आपको कभी शौक हुआ कि आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएं? शुरू से शौक था प्रॉपर्टी का मुझे या आप सबसे ये ज्यादा कहते हैं कि पहले प्रॉपर्टी वाली आ जाए फिर बनाएं? नहीं, नहीं, पहले प्रॉपर्टी फिर प्रॉपर्टी वाली। नहीं, पहले लोगों को डरा दे फिर प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। अच्छा ये इस बताओ तरीके- मोहसिन कि अब अगर जो बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं, कुछ लोगों को ये कहते हैं ना कि कुछ डर रहता है कि यार कुछ मिसहैप ना हो जाए, या अच्छा एक बात आप मुझे बताएं कि आप पहले, तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है लेकिन आप लोगों को लाइफ जैकेट्स दी जाती हैं पहनने के जी, लिए जी। पेट्रोलिंग जब आप लोग कर रहे होते हो, तो वो आपका चेस्ट एरिया कवर होता है, जी जी तो मतलब इफेक्टिव होती हैं वो जी ना? जी बिल्कुल। तो बाकी ये चीज मुझे बताओ कि जब किसी दोस्त का या साथी का पता लगता है कि उसने खैर डकैत को तो पकड़वा दिया लेकिन उसको गोली लग गई या उसको कट पड़ गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त फीलिंग्स क्या होती हैं? और फिर क्योंकि आप ड्यूटी पर हैं छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो कितनी जैसे ऑफ करते हो तो सीधा दोस्त की तरफ भागते हैं, क्या आपके रद्द अमल होता है आप लोगों का? अच्छा, मैं इसका अगर आपको जवाब में थोड़ा फिल्मी ना लगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये कि काफी ऐसे पुलिस वाले हमारे, क्योंकि अगर भले मेरे बैच का ना भी हो, फ्रेंड ना भी हो, वर्दी अगर पहनी है तो हम लोग भाई हैं आपस में, हम पुलिस वाले एक दूसरे को भाई समझते हैं। आजकल डकैत भी वर्दी पहनते हैं भाई। तो इस तरह नहीं होता। नहीं नहीं, तो काफी मरतब ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे साथी जख्मी हुए हैं या कोई शहीद हो गया, तो कभी कभार हमारा भी ऐसा दिल करता है कि काश उसकी जगह हम होते। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शहादत का जो जज्बा है ना, ये उस दिन भी बात हो रही थी तो मैंने अपने शो पे यही कहा था कि हम उस आर्मी से बिलोंग करते हैं जिसमें मेजर अजीज भट्टी साहब ये मेजर पूछते अजीज हैं भट्टी कि मेरे हाथ में शहादत की लकीर है या नहीं है, तो हम पाकिस्तानी ऐसे। बिल्कुल जनाब, ब्रेक पर जाएंगे और जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने तमाम आर्म फोर्सेस जितने भी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो पाक आर्मी हो, पाक नेवी हो,
जितने भी हों, इवन दो वो आपके ट्रैफिक या सिटी वार्डन्स भी हों, उनकी कदर करें, क्योंकि अगर वो रास्ते में खड़े होकर आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट ना बताएं तो शायद आपकी गाड़ी सेफ ना रहे। और यही वो लोग हैं जो कि आपको सेफली आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक, वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। हम फिर से हाजिर हैं, बातों का सिलसिला जारी है, अभी भी और बातें बाकी हैं, कुछ सवालात बाकी हैं सऊद से, साद भाई से, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। सऊद से सवाल करते हैं ना अनम, तो आप करेंगे? मैं करूं? अच्छा जी, सऊद ने मुझे गुस्से में कहा ब्रेक में कि ज़ीशान भाई मैंने होटल मैनेजमेंट में भी काम किया है, मैं स्पोर्ट्समैन भी हूं, आप क्यों एडवेंचर को लेकर बैठ गए? तो हम ये पूछेंगे कि आपने जो है अगर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो कौन से स्पोर्ट्स में आपने जो है अपने जौहर दिखाए, कौन सा गेम खेला है? मैंने बास्केटबॉल खेली है, सही। क्रिकेट खेली है, हैंडबॉल खेली है, सही। मल्टी टैलेंटेड जो भी आ जाए, लेकिन कंचे जो ज्यादा खेले कभी? फोकस जी कंचे वंचे खेले? वो तो बचपन में बचपन में खेले खेला होंगे। तो ज्यादा जो मैंने फोकस किया वो बास्केटबॉल पे किया और क्रिकेट पे की है। सही। और मैंने काफ़ी हमारी इंटर यूनिवर्सिटीज़ के मैचेस होते थे, HEC वो ऑर्गेनाइज करवाती थी, तो मैंने तकरीबन आधा पाकिस्तान तो मैंने विजिट किए जबरदस्त, खेल खेल के गेम्स में। तो हमारे 3 दिन के टूर होते थे स्पोर्ट्स में, तो काफ़ी जीते भी हैं, हारे भी हैं। माशाल्लाह। स्पोर्ट्स में तो हार जीत है, गेम कैसे है ना। वैसे हम तो हार के ज्यादा आते हैं ना, तो इसलिए हम टीवी पे भी देखते तो कहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो मुझे बताएं, कभी ऐसा किया कि आपने लाहौर में बैठे हुए बॉल आपने बास्केटबॉल फैसलाबाद फेंकी, कोच ने कहा जो लेकर आओ, कभी ऐसा किया? नहीं ऐसा तो नहीं है, खैर हम NBA के तो प्लेयर्स हैं नहीं तो जितना हमसे हो सकते हैं हमने अपना बेस्ट दिए, जितना जबरदस्त जबरदस्त। और ये बताओ कि होटल मैनेजमेंट में भी आपने अपने जौहर दिखाए हैं, तो लोगों को कमरे सस्ते वस्ते देते थे या मरी में कहते थे बाहर ही सो जाओ? नहीं हम कोऑपरेट करते थे काफी उनके साथ, बहुत कोऑपरेट किया हमने। वो तो डिपेंड होता था रूम पे ना। अच्छा, वैसे अक्सर ये भी होता है ना, जब आप रूम लेने जाते हो तो लेने कौन आया है, लड़की लेने आई तो रेट कम हो जाता है, लड़का लेना तो 300-500 ऊपर बताते हैं, ऐसा क्यों है? लड़कों को तो हम कम बताते थे, लड़कियों को ज्यादा बताते थे तो ताकि देर तक खड़ी रहे, बात होती रहे, ये कुछ ना कुछ होती रहे। एसेट्स जो है वो बाहर आ रहे हैं आज इस भाई के। तो ये बताएं कि आपने अच्छा कभी कम किया रेट? किसी ने कहा कि हम फैमिली घूमने के लिए आए हैं या कोई हनीमून टूर पे आया है, तो इस तरीके से लोगों को कम कर देते हैं? एक्चुअली मैंने अपनी नाइट शिफ्ट रखी हुई थी ना, नाइट शिफ्ट में ऐसा होता था कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते थे कि वो कराची से, लाहौर से, दूर दूर से आते थे, तो मैं उनके साथ कोऑपरेट करता था। बाकी जो हमारे रेट्स थे वो फिक्स थे, तो जो करीब से आते थे उन्हें मैं फिक्स रेट बताता था। सही। तो जो दूर से आते थे क्योंकि वो क्या करते थे मेरे भाई? फिर मतलब रेट पढ़ के बता देना, वो तो कोऑपरेट थोड़ी हुआ। क्या कोऑपरेट करते थे ये बताओ? जितना मुझसे हो सकता था। ये बोलते थे कि मैं छत पे रखा हुआ जगह, छत पे जाके सो जा, क्या करते थे? नहीं जितना मुझसे हो सकता था मैं उतना करता था। अच्छा, हमें होटल ने एक फिक्स रेट बताया थे, मैं उससे भी डाउन आता था। अच्छा, 5% हो गया, 10% हो गया। अच्छा, वैसे डिस्काउंट तो इतने होटल्स दे देते हैं। हाँ जी, इतना। या कभी ऐसा करते थे कि सर रेट तो आपको कम नहीं कर सकता, मैं आपको जो सुबह का नाश्ता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कर दूं? हाँ जी, ऐसे होता था। ऐसा होता था? बिल्कुल होता था ऐसे। ठीक है, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ते में अंडा पराठा जा ही देते, उसके अलावा तो कुछ देते नहीं, ये क्या मसला है? नहीं वो होटल भी डिपेंड है ना, होटल कैसे है, उसकी सर्विसेज कैसी हैं। सही। तो कस्टमर्स तो वो अपना बजट देख के होटल डिसाइड करता है ना कि मैंने कौन सी होटल में जाना है। नाराम में बहुत से अच्छे होटल भी हैं। आपका जो होटल था उसका एक जनरल सा रेट बता दो, एक नॉर्मल कमरे का, मैं जैसे गरीब बंदा अगर जाए तो कितना? डिमांची होटल था नारायण में, उसका स्टैंडर्ड रेट जो था वो 30,000 से स्टार्ट है। गरीब लोगों के लिए तो बात नहीं। तो ये अब बात सुने, ये आप बात कर सकते हैं। हम आते हैं साद भाई की तरफ ना, तो साद भाई को तो अब अगर आप बताते हैं कि 1 लाख, तो वो आपको बोलेंगे कि सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, पैसे का मसला नहीं है। जी साद भाई जी, तो आप कभी नारायण काकान गए, कभी इस तरफ आपने जाना हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। सही। सम टाइम गया हूँ। लास्ट टाइम अभी जो मरी में बारिश वगैरह हो रही थी, तो हमने प्लान किया, काम भी थोड़ा स्लो था तो हम चले गए थे। सही। तो मुझे 20,000 में रूम मिला था। सही। बट वो होटल नहीं था। सही। मेरे ख्याल से जो 3,000 रुपए बहुत थे उसके। ओके, मतलब लेकिन वो रश की गाड़ी होगी भाई, उसमें रुक जाते हैं क्योंकि माशाल्लाह की गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, जिस तरह बता रहे। ठंड बहुत ज्यादा थी। क्यों पड़ गए उनकी? नहीं, गाड़ी मतलब गाड़ियों का मुझे बड़ा शौक है। अब अपने पास हो या ना हो, लेकिन अगले की देख के बंदा कहता है कि अल्लाह ताला ने इसको अता किया। तो ये मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ गुस्सा दिखाया वहां पर कि यार इतने चार्ज किए हैं, सर्विसेज ही नहीं है?
ये हर जगह होता है मेरे साथ। अच्छा। हर जगह होता है, ये मेरी आदत है। अच्छा। मुझे अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं जाता हूँ, मैंने बोला यार सर्विसेज नहीं है, फिर बाद में वजह सर्विसेज इन्होंने नहीं दी, ये चीजें नहीं की। स्पेशली ये होटल्स में ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अब एसी ऑन करे नहीं हो रहा, तो क्या मौसम ही नहीं है एसी का? अरे मौसम नहीं है, जरूरत पड़ सकती है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ज्यादा कभी हीटर चला दो तो गर्मी हो जाती है, तो उसको टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें होती हैं। मे भी हम गर्मी में जाए तो हमें, मैं कहता हूँ वो हीटर की हमें जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन हीटर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा साथी, काफी दफा ऐसा होता है कि आप जाते हैं, मैं रिसेंट गया था तो मुझे रुकना पड़ा, तो वहां पर मैंने कहा यार ये इसकी बेड की साइड कहाँ है ना, सर वो आज ही भिजवाइए सही होने के लिए। मैंने कहा रूम चेंज कर दे, सर आज ही रूम नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ तो सर आज ही सारी चीजें हमने भिजवा दी है। मैं कहा ये आज ही क्यों हो रहा था, यार मुझे पैसे वापस कर दो भाई, मैं दूसरे होटल में कैसे। तो वो जो एनॉइंग होती है ना चीजों की, कि आपको गुस्सा दिलाने वाली चीज होती है। अच्छा ये खुद ही कर रहा होता है। अच्छा फिर एक ऐसे मासूम बच्चे को भेज देते जैसे हमारे, अगर ऐसे भाई आगे जाए तो फिर इनको देख के वैसे ही ममता निकल आती है कि भाई चलो छोड़ो इन बेचारों का क्या कसूर है। तो ऐसा कभी हुआ आपको किसी ने फंसाया हो? हाँ, काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी। जैसे भी इन भाई ने जिक्र किया ना, वहाँ पे ऐसे काफ़ी कस्टमर्स आते थे वहाँ पे, तो हमने एसी नहीं लगाया हुआ था रूम में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत। तो पंखे देते थे आप कमरे में आते साथ ही के? पंखा नहीं, फैन तो लगे होते थे। अच्छा। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते थे जिन्हें वो कहते थे कि हमारी आदत है, हम एसी में रहते हैं, हम फैन नहीं ऑन करते, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता था हमारे लिए। और कुछ रूम्स ऐसे होते थे जहाँ पे फैन नहीं होता था, हम कस्टमर्स को बता देते थे पहले ही, लेकिन वो फिर भी तंग करते हैं ना कस्टमर्स। होटल की फील्ड ही ऐसी है। ऐसे ही। तो साथी, आपको वैसे मौसम कौन सा पसंद है? सर्दी पसंद है या गर्मी या मिड मौसम? ऑफ कोर्स सर्दी ही पसंद है। सही। क्योंकि गर्मी बहुत हेजिटेट हो, मतलब बहुत तंग करती है बहुत। ऐसे ही है। लेकिन हम कराची वालों को तो वैसे आदत हो जाती है साथी। आदत तो देखें, आदत तो हो ही जाती है, हर चीज की हो जाती है। आप शादीशुदा हैं? नहीं है। अच्छा ठीक है, आदत उसकी भी आपको हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, जिससे आप डर रहे हैं सोच के। तो मकसद ये है कि अगर आप होते तो आप बिल्कुल समझ पाते। आदत इंसान को हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आदत हो जाना इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं उस चीज को प्रेफर भी करता हूँ या वो चीज जो है मैं उसको आइडियल समझता हूँ। गर्मी की बिल्कुल आदत होगी। जब एक मुल्क के अंदर जब 9 महीने गर्मी है तो गर्मी की आदत है, लेकिन वो जो 3 महीने के जो विंटर जो वेदर होता है, तो वो बिल्कुल वो हम कहते हैं एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक नई चीज होती है। बिल्कुल, शादी के बाद तो खिजा और गर्मी का मौसम रहता है। और जी आप बताएं मौसम, ये बताएं कि मौसमी का चले गए थे? नहीं इधर ही। अच्छा, मैंने कहा शायद टूर लग गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब अगर हम बोलते हैं तो आपका भी प्रेफरेंस मौसम कौन सा है? मुझे ज्यादातर गर्मी पसंद है। गर्मी पसंद है? क्यों? भागने में आसानी होती है? नहीं, असल में हमारा एक टीचर भी था ना, वो भी हमें कहता था कि सर्दी से ज्यादा बंदा गर्मी में एक्टिव रहता है। ये तो क्योंकि इंसान जिंदा है, उसके जिस्म में वो गर्मी बताती है। सही। मुर्दा सर्द हो जाता है, वो हो जाता है ठंडा। सही। तो इसलिए गर्मी में बंदा ज्यादा एक्टिव रहता है मेरे हिसाब से सर्दी की बनस्पत। अच्छा, एक्टिव नहीं होता वो बंदा ना, खुद से ही प्रॉब्लम में रहता है, तो वो एक्टिवनेस चल रही होती है ना। जैसे पसीना, आप स्वेटिंग नहीं होती है आपको सर्दी में, ठीक है ना। अब आपको गर्मी में धूप के नीचे आप खड़े हैं तो आप छांव तलाश करेंगे, तो आपके अंदर सर्चिंग की आदत बहुत ज्यादा हो जाती है बनिस्बत सर्दी के। सर्दी में तो आप कहीं पे भी खड़े हैं, बिल्कुल अल्लाह माशाल्लाह चीज हो जाती है ना। नहीं, मैं अपनी जात से अगर बताऊं तो मुझे ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं, एक्सट्रीम लेवल की नहीं बर्दाश्त हो पाती। लेकिन हमारे यहाँ सर्दी आती कहाँ है? आती ही नहीं। कराची में नहीं है वो तो बस ऐसी है कि मौसम अच्छा हो गया, नहीं वैसे मैं सर्दियां मैंने गुजारी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक मरतबा गालिबन मैंने KPK में गुजारी थी सर्दी। तो उधर 1 से 2 मरतबा मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि सर्दी में सुबह मुझे ठंडे पानी से सिर्फ मुंह हाथ धोना पड़ गया था। सही। तो बस वो पता चल गया था। नहीं अच्छा, लेकिन एक बात है, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसमें तो आपको काफी पत्थरों पे भी सुलाते हैं, और उधर तो हर चीज की ट्रेनिंग, वो गुरूर तोड़ती है वो ट्रेनिंग। वो उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी बनाती है। बिल्कुल वो हमें सजाएं भी देते थे ना, तो कभी कभार ऐसा होता था हम लोग डिप्रेस हो जाते थे कि सर बस कर जाएं। सही। हर वक्त सजा, हर वक्त वो मिट्टी कर देते थे इंसान को। अगर कोई हम में से कोई बच्चा ऐसे करता था ना, हमारा कोई कैंडिडेट के मिट्टी से बचने की कोशिश करे, तो हम सबको लाइन से ऐसे फॉलन करवा के खड़ा करवाते थे और देखते थे कौन मिट्टी में नहीं है। जिसके वर्दी पे जिस्म पे मिट्टी नहीं लगी उसको कीचड़ में डालते थे। कहते थे मिट्टी से नहीं घबराओ, इसी में जाना है। जबरदस्त। तो उसी में रगड़ के रखते थे वो। फिर वो हमें मोटिवेट करने के लिए, मोरल हमारा हाई करने के लिए हमें बताते थे कि ये सजाएं नहीं, ये तुम्हारी फिटनेस है। सही। तो इसे सजा समझकर कभी नहीं खाना, फिटनेस समझकर ये सजाएं भी एंजॉय करो, मजा आएगा। अच्छा, लेकिन जब ट्रेनिंग का सेशन होता है तो उसमें ये भी कहा जाता है कि आपको खाना भी प्रॉपर टाइम पे खाना है, अगर उस टाइम निकल गया तो भूखे सो जाओ, उनको परवाह नहीं है। ऐसी बात सही है? जी जी, हकीकत नहीं, परवाह नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन परवाह करते थे, खाना टाइम टू टाइम होता था। लेकिन आर्मी की, जैसे आपको पता है, वो आर्मी फेमस ही मतलब जानी मानी की पंक्चुअलिटी की वजह से जाती है।
वो हर चीज टाइम टू टाइम मांगते थे। अब आपको 8 बजे भूख नहीं लगी, खाना कैसे खाओगे? वो उनका मसला नहीं, वो कहते थे आप खाओ, या भूख नहीं लगी है। शॉपर में डाल के घर ले आओ ना, वहाँ खा लेंगे, ऐसा कुछ अच्छा, होता वहाँ है? सोने की टाइमिंग का भी कुछ ऐसा फिक्स होता है कि भाई सो ही जाना है और सुबह इतने बजे उठना ही है, जी चाहे हम आपको लोग नींद को, आ रही हो नहीं आ रही हो? मैं क्योंकि अगर start आपको में तो अपना ऐसा होता है, family ट्रेनिंग का याद सिर्फ आती है। एक दिन बताऊं, पूरे दिन में जो हमारा शेड्यूल होता था, सुबह वो 5 बजे कहते थे हमें हर हाल में हर बंदा यहाँ फॉलन चाहिए, सही। बुखार है, बीमार है, अच्छा। मर रहा है, इधर आके बताओ। कमरे में हम आकर किसी से नहीं पूछेंगे, बाहर आओ। तो काफी मरतबा ऐसा होता था कि कंबल में लिपटे हुए हम लोग, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सर्दियों में हुई थी। हम जब अच्छा। पन्नू वाकिल पहुंचे थे तो उस वक्त तकरीबन गालिबन फरवरी चल रहा था, जनवरी था, सही। और ट्रेनिंग हमारी खत्म हुई थी तब मार्च था, और मार्च में पन्नू वाकिल में गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वहां गंदुम पकता है, सही। उस पे आप अंदाजा लगाएं कितनी गर्मी होगी। उस गर्मी में वो हमें लाइन एरिया से, जहां हमारी रिहाइश थी, पैदल लेकर जाते थे वेपन कंधे पे जबरदस्त। ड्रिल ग्राउंड तक। तो वहां पर वो कहते थे पंक्चुअलिटी हमें दो, बस सुबह 5 बजे उठना है आपने, आना है अपने लाइन एरिया के बाहर, वहां पे फॉलन होना है, काउंटिंग होगी पूरी प्लाटून वाइज के सब बंदे हैं, जो नहीं है, बीमार है, गैर हाजिर है, एब्सेंट है, उन सब की एक लिस्ट बनाते थे और वो उनको सीनियर ऑफिसर को दे देते थे। फिर वो सीनियर ऑफिसर उन सब को लेकर एक ग्राउंड जाते थे। वहां ग्राउंड में कोई सीनियर को, जैसे उनका कोई कैप्टन आ गए या मेजर आ गए, मेजर साहब आ गए, उन्हें वो रिसीव दी। उसके बाद पीटी शुरू होती थी जो कि चलती थी 8 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे फिक्स हुआ, हमें ग्राउंड से बोलते थे अब यहाँ से पैदल जाओ, भाग कर जाओ, रैंक कर जाओ, आधा घंटा है, नाश्ता करके वर्दी करके रेडी मिलना। अच्छा, तो वहाँ खाने की क्या आपकी सेटिंग होती है? नाश्ता क्या करते हुए देते? वर्दी नहीं, पहनते देते थे। क्या थे खाने में? नाश्ते बर्गर, में रोस्ट सुबह वो पूछ रही नहीं, मतलब नहीं, सब्जियां वगैरह वहाँ जंक फूड तो बिल्कुल मना था, वो वहाँ कहते तो थे ये मना चीजें ही, हेल्दी बिल्कुल। नहीं है। सही है। मीट वगैरह, चिकन वगैरह, कभी कभार कोई 15-20 दिन में एक बार ऐसा कुछ होता था? हाँ, वो फ्राइडे वाले दिन रखते थे, थोड़ा सा वो डेजर्ट रखते थे जिसमें वो कहते थे हलवा मिलता था एक, सही। बस इसके अलावा फिर सब्जियां खाते थे? सब्जियां, दाल सब्जी होती है वैसे regular? दाल सब्जी मतलब ज्यादातर। चिकन वगैरह नहीं अलाउड? चिकन का सालन बनता था, लेकिन वो हम कराची वाले हमारा में वो टेस्ट नहीं लगता था। अच्छा 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 अच्छा, वो थोड़ा सा टेस्टलेस प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, साद भाई से क्या सवाल है वो जो यूथ के लिए हमने कहा था हाँ। कि अनम करेंगी, क्या सवाल है यूथ का? मेरा ये सवाल है कि आजकल की जो है जनरेशन, जो लड़के हैं ग्रेजुएट करके साइड पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट का काम या किसी भी तरह का, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए तो मैं वैसे बहुत वर्क कर भी रहा हूँ और उनको बहुत सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रही। अव्वल तो ये कि ग्रेजुएट करके जो लड़के बैठ रहे हैं, जो यूथ हमारा बैठ जाता है, उसकी सबसे जो बुनियादी रीजन है उसके पीछे वो ये है कि उनको जो उन्होंने मेहनत की है पूरी जिंदगी, ग्रेजुएट का मतलब होता है कि पूरी लाइफ स्पेंड कर देना स्टडी के अंदर, तो स्टूडेंट लाइफ वो पूरी अवेल करने के बाद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही उनको। तो अब वो गलती क्या करते हैं कि वो फिर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, अगर मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैंने अपने जो कोर्स मैंने पढ़ा इस हिसाब से ही नौकरी करनी है, नहीं हाँ, तो बिल्कुल। वो मेरी मेहनत और मेरा टाइम जाया हो जाएगा। तो इस सोच को वो मतलब साथ रख के चलते हुए वो अपनी जिंदगी के मजीद टाइम को वेस्ट करते हैं। 25 साल 26 साल की उम्र में इंसान ग्रेजुएट होता है कम से कम, ठीक है। उसके बाद अगर वो 5 साल तक जो है उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो उसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है अब, और वो आगे की जिंदगी को बचा सकता है अगर वो बिजनेस में आ जाए। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि तालीम जाया कभी भी नहीं जाती। एक बंदा जो ग्रेजुएट होता है अगर वो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के अंदर भी है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि उसका जो ब्रेन सेंस है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है और जो कम्युनिकेशन पावर है, वो बता रही होती है कि ये बंदा जो है ये काबिल है, इसने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इवन मास्टर्स क्वालिफाइड लोग भी हमारे पास बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि साथ भी हम यहाँ से जो अर्न कर रहे हैं वो ईयरली इनकम नहीं होती उन लोगों की जो मेरे बैचमेट्स हैं जो नौकरियां कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को तो ज्यादा रेफर करते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको ये लगता है कि आपने जो चीज जो है पढ़ी है उसके अगेंस्ट आपको चीजें नहीं करनी है, तो आप हमारे पास आ जाएं, 1 घंटे की आप मुझसे कंसल्टेंसी ले लें, आपको खुद आप मजबूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि हम बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, नौकरियां नहीं देते। सही। नौकरी वाला सेक्टर हमारा अलग है, हम दोनों चीजें रखते हैं। अगर कोई बंदा बहुत हमें लगता है मोटिवेटेड है, बहुत टैलेंटेड है और वो बिजनेस को प्रमोट कर सकता है तो हम उसको बिजनेस ओन करके भी देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब आपके पास, अच्छा फर्ज करें एक बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है, उसको कोई सिम्त नहीं समझ आ रही, आना वो चाहता है प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, लेकिन घरेलू हालात जो है वो बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी अगली
जिंदगी पर। ऐसे ही अब है। वो आता है कि वो कहते हैं साथ ही मैंने आपको देखा, मैं आपका टिकटॉक फॉलोअर हूँ या आपका इंस्टा फॉलोअर हूँ, मैंने आपको सक्सेसफुल होते हुए देखा है, क्योंकि मेरे घर के रिसोर्सेज इतने नहीं है, हम अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो अगले दिन चूल्हा नहीं जलेगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, मेरे पास सोर्स भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है, तो ऐसा बच्चा अगर आपके पास आता है तो फिर आप उसको कुछ सेटअप करके देते हैं, या आप ये कहते हैं कि फर्ज करें वो कहे कि साथ भी आपके पास तो प्रोजेक्ट है, इसमें से 2 घर मुझे दें, आपकी जो है फर्ज करें 1 लाख का है, इसके ऊपर मैं 50,000 कमाऊं या 1 लाख कमाऊं, वो मेरी मर्जी। आप इस तरीके से भी ऑफर करते हैं? बिल्कुल, हम ये वाली ऑफर भी करते हैं। दूसरी चीज जो आपने बताई कि इस तरह का अगर कोई हमारे पास केस आता है ना, तो अव्वल तो अगर वो बंदा बहुत मोटिवेटेड होता है, अगर मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, पैसों की वजह से पैसे रुकावट बन रहे हैं, तो हम कभी भी पीछे नहीं होते। जबरदस्त। तो बस इस शो पे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप मेरे ऑफिस के अंदर आएंगे तो मैक्सिमम मेरे पास ऐसे ही लोग हैं जो बिजनेस, जब मैं उनको प्लेटफॉर्म देता हूं कि आप बिजनेस की तरफ सोचें, मैं नौकरी इसलिए मना करता हूं, ये वजह नहीं है कि नौकरी करेगा तो मेरा कोई नुकसान है, मैं उसको बताता हूं कि आप, ताकि उसका माइंडसेट बिजनेस की तरफ जाए। तो अक्सर लोग डरते हैं कि साथ भाई वो तो ठीक है आपने मुझे एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं हुआ फिर, तो ऐसे बंदों को मैं हमेशा ये सपोर्ट देता हूं, भाई अगर मैं जैसे कहता हूं वैसे चलो, और अगर वैसे चलने के बाद भी तुम कहते हो कि तुम्हारे कंडीशन आउट है या तुम जो है कंट्री कवर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी है। जबरदस्त इनकी जबरदस्त। कामयाबी का राज ही ये है कि हर किसी के लिए खड़े हैं और हर किसी की मदद में अच्छा, सबसे वैसे आगे सिर्फ हैं। प्रॉपर्टी नहीं, वैसे भी मार्केट को एनालाइज भी हम करते हैं, और जो आज की मार्केट है, जो आज के जो सराउंडिंग है लोगों की, तो हर दूसरा बंदा मकरूज है किसी ना किसी का। ऐसे ही है। बिल्कुल। और हमारे पास पहले ये केसेस आते थे कि गुर्बत होती है ना, पहले गुर्बत का चक्कर होता था कि गुजारा नहीं हो पा रहा, हाँ। लेकिन अब मसला ये है कि तो गुजारा नहीं हो पा रहा, दूसरी चीज हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मकरूज है, ऐसे ही है। तो ये मामला आते हैं इस वक्त। देखिए मैं एक बात और बोलूंगा, फिर साथ में हम मैसेज की तरफ जाएंगे कि टुवर्ड्स टू हम एंड है प्रोग्राम के। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ पे ना रास्ते दिखाए जाते हैं, ये रास्ता हैदराबाद जा रहा है, सही ये है। M9 की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ नाजिबाबाद की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते पर गड़ा भी आएगा, ठोकर बिल्कुल। भी लगेगी, उसको संभालने वाला आपकी तरह कोई नहीं है। जिस दिन प्रॉपर्टीज या जो भी बिजनेस ओन करते हैं या जो के इस्तात रखते हैं वो आपकी तरह सोचने लग जाए, तो मैं नहीं समझता कि मेरे पाकिस्तान के यूथ जो है, इवन कराची की, मैं पूरे पाकिस्तान की ठीक बात है। नहीं करता, ठीक है, देखिए वो सबसे कभी बड़ी नहीं- बात ये ना, मैं क्यों कहता हूँ कि इस पे क्रॉस सवाल भी करें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, अक्सर कहते हैं कि यार आपको इतने फरिश्ते थोड़ी हो, और हम है भी नहीं, सीधी सी बात ऐसे है, ही। बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है मोटिव होता है। अब बात ये होती है, मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, आप मुझे ये बता दें कि मैं बेनिफिशियरी कहाँ पर हूँ, क्या मैं कंसल्टेंसी के पैसे ले रहा हूँ, सही क्या मैं बिजनेस प्रोवाइड करने के पैसे ले रहा हूँ, या मैं बोलूँ कि मेरा 1,000 भले 1,000 या 500 का हो, मैं बोलूँ मेरा ये फॉर्म फिल करो, फिर मैं तुम्हें कंसल्टेंसी हम देते हैं या हम तुम्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, तो हम तो बेनिफिशियरी है ही नहीं कहीं पे। सही है। हम तो कहते हैं कि तुम अर्न करो, तुम में पोटेंशियल है तो तुम अर्न करो, जब तुम अर्न करोगे, जब फिर उसके बाद जो है हम फिर बिजनेस डिसाइड करेंगे तो क्या जबरदस्त करना है। बहुत अच्छी जबरदस्त बात है ये। यही चीजें होती है। फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा साथ भाई कि आपने रेगुलर अब आना है, क्योंकि इंशाल्लाह। मॉर्निंग शो के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमने जो ये शो प्लेटफॉर्म इसको हमने स्टार्ट किया, तो हमने एक चीज ये रखी कि हम लोगों के मसाइल पर बात बिल्कुल। करेंगे। हम उन चीजों को नहीं रखेंगे कि साथ भाई की शादी हो गई, अच्छा दोबारा बिल्कुल, करा देते हैं, बिल्कुल। आज गाना, ऐसा नहीं। हमने बेसिकली लोगों के मसाइल को केटर करना है कि अगर आज बिजली महंगी हो रही है तो उसको ओवरकम कैसे करेगा। बिजली के रेट्स कभी कम नहीं होंगे, लेकिन उसकी पोटेंशियल बढ़ानी है कि वो इतना कमा जाए कि वो इजीली गैस का बिल हो, घर का किराया हो, या अपना लेकर आपसे जो आप लोगों को सस्ता प्रोवाइड करे, तो उसको वो ओवरकम कर सके जब उन चीजों मुल्क से। की इकोनॉमी डाउन होती है तो फिर सेल्फ इकोनॉमी बनानी पड़ती है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर, ये वो बात है। बिल्कुल जी। इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप एक तो सुबह ट्रैफिक की वजह से लेट है, लेकिन फिर रिक्वेस्ट है कि आपको दोबारा हम वीकली अब बुलाएंगे, ताकि हमारे जो भी क्लॉज हैं, जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, या अब मैं चाहूंगा कि हम उन लोगों को सामने आपके बिठाएं कि जो वाकई में ये फील करते हैं ना कि हमारे पास कभी घर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। ऐसे ही है। इसी के साथ भी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज तो बस मेरा जाते जाते यही जो मैंने पहले भी दिया, स्पेशली यूथ को, कि पॉजिटिव थॉट्स को रखते हुए जो भी काम करें, विजन अपना एक रखें, डिस्ट्रैक्शंस नहीं लेकर आए। इंसान लाइफ में करता बहुत कुछ है, मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आपके विजन बदलना शुरू हो जाते हैं हालात की वजह से, तो आप हमेशा फ्लॉप रहेंगे। अगर आपका विजन जितना बड़ा है अच्छी बात है, लेकिन उस बड़े विजन को करने के लिए आप जो स्टेट पाथ है उस पर रहें, उसको अचीव करने के लिए भले आपको 10 चीजें और करनी पड़े, लेकिन अगर आप 10 लोगों की सुन के अपने विजन को बदलते हैं, या अगर आप कोई विजन किसी को बताते हैं तो 4 लोग कहते हैं अरे तुम क्यों कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम्हारे जैसे और पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं काम, तो तुम्हें कौन पूछेगा इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ऐसी चीजों को नेग्लेक्ट करें।
नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और बस यही मेरा मैसेज है, और बिजनेस की तरफ ज्यादा से ज्यादा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, समझाने का बड़ा अच्छा अंदाज है साथ भाई आपका। अल्लाह ताला आपको Thank you so हमेशा much. ऐसे ही आमीन, रखे। आमीन। जी साउद भाई, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, जो लोग एडवेंचर की तरफ आते हैं वो आए, या आपकी जो स्पोर्ट्स है उसके हवाले से क्या कहना मैं चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि काम तो बिज़ी तो सबकी लाइफ होती है, लेकिन माइंड रिलैक्सेशन के लिए जो है मैं स्पेशली टूर गाइड, टूर ऑपरेटर या उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा जो नेचर से कनेक्ट हैं। उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो उस जगह की प्रमोशन करें, नेचर की प्रमोशन करें, और वो लोगों को ये मैसेजेस पहुँचाएँ कि इन जगहों को आप विजिट करके अपना माइंड रिलैक्स करें। जबरदस्त जबरदस्त, आपका आने का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अब जगमग सेट देख रहे हैं तो वो भी इसी ने डिजाइन किया है, करवाया है, क्योंकि इसका एक विजन था जब हम इस शो को प्लान कर रहे थे ना कि अच्छा आज हो रहा है, कल नहीं हो रहा, कल हो रहा, परसों नहीं हो रहा, ऐसे ही था ना। अच्छा एक टाइम ये जो आप सेट देख रहे हैं ना अगर पीछे साथ में, तो ये लड़ाई में सेट बना है। अच्छा। ये कोई प्यार से सेट नहीं बना, ये इसने गुस्से में मुझे सेंड किया कि मैंने प्रिंट करवाना। जब अच्छी प्रिंट होकर आया तो जब हमने खोला था तो थोड़ा सा मैंने भी इसको कहा कि मैंने कहा क्या प्रिंट करवाया, लेकिन जिस वक्त लगा मैंने कहा लगेगा तो यही यही लगेगा। चीज लगेगी, तो यही यही चीज चीज होती है होती कि है। वो चीजें आपकी अचीव होती चले। जी मौसम, क्या कहना चाहेंगे आप देखने वालों को, या अपने ससुराल वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग जब रोड पर होते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों का काम है कि आप पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, अगर आप लोगों को परेशानी है तो ज़्यादा एग्रेसिव मत हुआ करें, उनके साथ कोऑपरेट किया करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही खड़े हैं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं, अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगाकर आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर कोई पुलिस वाला आपको रोकता है, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर रोकता है, तो वो आपको ट्रैफिक रूल समझाने के लिए रोक रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर गाड़ी गुजर रही है आपके, अक्सर ये आवाम, हर किसी को जल्दी होती है कराची में, वो कहते हैं दूसरा रोड खोला है हमें भी जाना है, तो उसे पता है, वो उसका काम है, वो उसे आप करने दें, थोड़ा सा इत्मीनान रखें और कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, इंशाल्लाह आप और अच्छे रिजल्ट देखेंगे। इंशाल्लाह। मोहसिन साथ मैं ये भी कहूंगा कि प्लीज अपने कार्ड ना दिखाया करें। मुझे समझ नहीं आती कार्ड में कौन सा ऐसा बम है जो लोग एकदम पैसे से निकाल देते हैं या कॉल पे बात करवा देते हैं। अब आपको थोड़ी पता है कि मैं ईवान में बैठा हूँ, हो सकता है मैं कहीं पान लगा रहा हूँ। अब बात तो भारी आवाज में थोड़ी वो चीज डन होती है, तो ये चीजों को थोड़ा सा इज्तनाब करें और बेहतर होगा कि आप जो है वो रूल्स को फॉलो करें। बंदा कार्ड दिखाए तब, अपने वास्ते बताए तब, जैसे हम खुद भी पुलिस वाले हैं, हम भी जैसे ऑफ ड्यूटी सिविलियन गुजरते हैं रोड पे, अब रोड से अगर हम गुजरते हुए कोई पुलिस वाला हमें हाथ दे, वो अपना काम कर रहे हैं। अब मेरे माथे पे नहीं लिखा कि मैं पुलिस वाला हूँ, वो अगर मुझे रोकेगा, मैं चलते रोड पर अगर उसे चीख कर बोलूं कि यार मैं पुलिस वाला हूँ मुझे मत रोको, कोई तरीका तो नहीं। वो बोले कि यार मैं भी वर्दी वाला हूँ, साइड पे रुको, इज्जत से मैं उसे अपना था, पहले अपनी स्नैप चेकिंग करवाता हूँ, मैं स्नैप चेकिंग कि कर लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर उसे बताता हूँ कि यार मैं खुद भी पुलिस वाला हूँ, कोई इशू नहीं है। तो अगर बंदा क्लियर हो तो वो आप अपनी चेकिंग करवा दें, उसका काम कर रहे हैं। अगर वो आपसे पुलिस वाला कोई गलत बात करे, क्योंकि अच्छे बुरे हर जगह, अगर गलत बात करें तो फिर आप अपने वास्ते बता दें। ये बात और दूसरी बात है, अगर आप डिफॉल्टर नहीं तो फिर क्यों नहीं अपनी चेकिंग करवाते। चेकिंग करवाने में बिल्कुल। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, वक्त में से वक्त निकाला, और सुबह का वक्त तो वैसे ही कीमती होता है, और कहते हैं कि आप जाएं और फ्रेश हो जाएं और फिर जो जाके काम करें। और जी मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत की, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ एक बात कि वास्ते बहुत अच्छी चीज है, और अगर आप डिफॉल्टर नहीं है तो चेकिंग करवाएं। अगर आप को कहीं पर भी खुद पर शक है तो ही आप वास्ता दिखाते हैं। मैं ये भी कहता हूं कि एक भाई से मेरी बातचीत हुई, तारिक रोड का वाकया, कि वो भाई सिग्नल तोड़कर जा रहे थे। मैं उनके सामने गया, मैंने कहा आपने सिग्नल तोड़ा? तो कहते मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा पुलिस ने कब आपको सर्टिफिकेट दिया कि आप रूल तोड़ें और फिर आपको कोई ब्लेम आउट नहीं कर सकते? तो वहीं पर उस बंदे ने मुझे जो है वो कहा कि सॉरी ये मेरी गलती है। तो बस गलती एक्सेप्ट कीजिए, जिंदगी बड़ी आसान होगी। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। तो जी आज का भी टाइम खत्म हुआ इंशाल्लाह। अब मेरा मैसेज ये है कि एक दूसरे का हाथ थाम कर चलें। पावर हर कोई अपने आप में रखता है, लेकिन अगर हमें पावर ही दिखानी है तो हम एक दूसरे को लेके नहीं चल सकते, चाहे वो फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, या बाहर कहीं पब्लिक प्लेस पे हो। एक दूसरे को लेके चलें, एक दूसरे की मदद करें। नहीं करना चाहते किनारा कर ले, लेकिन पावर, अपनी रेपुटेशन ना दिखाएं। चलते हैं इसी के साथ कि इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।